अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नंपाई स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में और कुछ मेन फंक्शंस हमने देखे थे, लाइक अरेंज किस तरह यूज़ करना है, रीशेप किस तरह यूज़ करना है, रैंडम इंटीजर किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। और हमने कुछ उसके एट्रीब्यूट्स देखे थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ज़रा ये जो हमें डेटा टाइप देखने को मिली थी लास्ट क्लास में, लाइक इंटीजर 64 भी लिखा हुआ मिला था, इंटीजर 32 भी लिखा हुआ मिला था, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है हम इसको ज़रा समझते हैं। तो लेट्स मैं यहाँ पे एरे 1 बनाता हूँ और एरे 1 बनाते हुए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा नंपाई को, इंपोर्ट नंपाई एज np, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ np डॉट अरेंज यूज़ करते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ लेट से कि -11 से 12 तक के, मतलब 11 तक के नंबर्स ले आओ, ठीक है। और प्रिंट कर लेते हैं इसको हम एरे 1 को, सही है। तो क्या किया इसने, हमें एक सिंपल सी एरे लाकर दे दी है, ठीक। अच्छा, अगर मैं इस पर एक एट्रीब्यूट है जो कि डी टाइप है, जिसका नाम डी टाइप है, अगर इसको यूज़ करता हूँ तो क्या दिखा रहा है ये इंटीजर 64। अब ये इंटीजर तक तो बात सही है कि भाई इंटीजर नंबर्स हैं, 64 क्या है इसको ज़रा समझते हैं। अच्छा, इसके पीछे ना एक आपको चीज़ समझाता हूँ पहले मैं, कि कोई भी नंबर बाइनरी में किस तरह जाता है, किसी को आइडिया है? कोई भी नंबर, जी हाँ, 0 1 में कन्वर्ट करते हैं ना। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 1। तो किसी भी नंबर को या किसी भी डेटा को हम किस तरीके से बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलें, अच्छा देखें क्या होता है। हमने एलसीएम तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, तकरीबन सब ने पढ़ा हुआ है एलसीएम। तो एलसीएम लाइक एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम डेटा को बाइनरी में ले जाते हैं, ठीक है। अब लेट से मेरे पास एक नंबर 3 है, सिंपल से एक नंबर है 3, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे लेके जाना है बाइनरी के अंदर। तो क्या करूँगा मैं, इस तरह के ब्रैकेट्स बनाऊँगा, ठीक है। और सॉरी, यहाँ लिख दूँगा 3, ठीक है। जिस भी नंबर को लेके जाना उसको 3 लिख दिया, मतलब उस नंबर को यहाँ लिख दिया। और लेफ्ट साइड पे क्या करूँगा मैं, 2, हाँ 2 का यूज़ करूँगा, हमेशा 2 का यूज़ करना होता है, ठीक है। बाइनरी में लेके जा रहे हैं 2 का यूज़ करेंगे। और दूसरे नंबर सिस्टम भी होते हैं लाइक हेक्साडेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर्स। तो 5 का नहीं पता, हेक्साडेसिमल में 16, हाँ ऑक्टल में 8 होता है, 5 का नहीं आइडिया मुझे, देख लेंगे फिर भी। तो बाइनरी में लेके जा रहे हैं तो इसलिए इसकी बेस 2 होती है, तो इसी वजह से हम इसको 2 नंबर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, ज़रा मुझे बताएं कि क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, लेकिन एक नंबर कम आता है, वो क्या है, 2। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो आपको मालूम है क्या होगा, ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने पे क्या आंसर आएगा, जब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। वो 2 जाएगा ऊपर 3 के पास और माइनस होगा, तो 3 - 2 क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। क्या बचा, 1 बचा। तो वो जो नंबर बच जाता है ना, देखिए कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना, मेरा जो नंबर 3 है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो एक नंबर बच रहा है, 1 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक इस तरह की लाइन बनाएंगे और आगे लिख देंगे 1। जो नंबर बच जाता है उसको 1 लिख देंगे, और अगर कुछ भी नहीं बचता तो 0 लिख देंगे। अभी देखते हैं इसकी 1-2 एग्जाम्पल्स। तो देखिए क्या हुआ, मैंने अपने 3 को किस तरह रिप्रेजेंट किया बाइनरी के अंदर, 1 1, ठीक है। तो 1 1 अगर आपको बाइनरी में नंबर दिखे तो आपके माइंड में थोड़ा सा एक इमेज बनेगी कि किस प्रोसेस की मदद से इस नंबर को निकाला गया होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेट से हम एक नंबर और लेते हैं 6। हम 6 को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। तो मैंने 6 लिखा और यहाँ पे क्या लिख देना है मैंने, 2। अब ज़रा बताएं क्या आएगा, 3 आएगा। और 2 टाइम्स 3 क्या मिलेगा, 6 ऊपर जाके 6 के साथ माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह लाइन बना के क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे, सही। अच्छा, फर्दर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चूँकि सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 1 आया। अगेन आपको मालूम है कि क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो हमने 1 को यहाँ पे लिख दिया, सही है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया और अब मेरे पास क्या आ गया, 0 1 1। लेकिन इसको लिखा किस तरीके से जाता है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर हम ऊपर चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या बना, ये 1 1 0, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। राइट साइड पे मेरा बाइनरी नंबर है और लेफ्ट साइड पे डेसिमल नंबर है,
ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में आ रहा है कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, ये ज़ीरो ना, ये एक बिट कहलाती है। क्या कहलाएगी? ये ज़ीरो एक बिट है। ये वन भी क्या आएगा आपकी, एक अलग बिट है, सही है। इस तरीके से जी, नहीं, 6 तो आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है। जब आप किसी भी डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे ना, फिर वहाँ पे बिट्स और बाइट्स का कॉन्सेप्ट आता है। 6 जो है वो डेसिमल नंबर है। हाँ, तो है ना, 6 जो है ना आपका डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर मतलब सिंपल 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, डेसिमल, ठीक है। तो उसमें बिट्स और बाइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आपने उन नंबर्स को, जब उस डेटा को जब आपने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, फिर वहाँ पे बिट्स और बाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो बिट्स जो होता है, क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या करता है, हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और बिट्स हमारे दो ही हो सकते हैं, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 में से कोई दो हो सकते हैं, होंगे सेवरल, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम्स आ सकते हैं वो नंबर्स, ठीक है। लेकिन वो होंगे सिर्फ 0 और 1 ही। तो देख रहे हैं, ये 0 एक बिट है, ये 1 एक दूसरी बिट है, ये लेफ्ट साइड पे जो 1 मौजूद है एक तीसरी बिट है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब मेरे पास इस तरह की 8 बिट्स बनती हैं, क्या होती हैं, 8 बिट्स जब मेरे पास बनती हैं, यूजुअली उसको इस तरीके से लिखा जाता है बॉक्स के अंदर, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स को शो करने के लिए। तो लेट से मेरे पास यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सही है। अब लेट से मैं 6 को ना, अभी 6 में मेरे पास कितनी बिट्स मौजूद है भाई, 3 बिट्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस 6 को 8 बिट्स में शो करना चाह रहा हूँ। किस में शो करना चाह रहा हूँ इसको मैं, 8 बिट्स में। नॉर्मली, सॉरी, 4 बिट का होगा ना, अगर 8 को बिट तक होगा, 4 बिट्स का होगा। क्या करेंगे अगर, मतलब कि क्या होता है, तो उस तरीके से होता है ना, 2 की पावर 1 2 3 इस तरीके से बिट दी जाती है ना। हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन जो मतलब नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट वो होता है ना, डिफ़ॉल्ट जो लेके चलते हैं वो 8 बिट्स होता है। मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा देखें मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि 3 बिट्स हैं, मुझे इन 3 बिट्स को 8 बिट्स में शो करना है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड से सबसे पहले तो यहाँ पे अपना जो बिट्स है ना, ओरिजिनल बिट्स, उनको मैं लिख दूँगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 0 1 1, ठीक है। मेरी 3 बिट्स तो इस तरीके से आ गई। अब बाकी की जो बिट्स है ना, मतलब जो बाकी के बॉक्सेस हैं, उनमें क्या लिख दूंगा मैं, 0 0 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये रिमेनिंग मेरे पास आ गए जीरोस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने इस 6 को 8 बिट्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं बगैर बॉक्स के, तो कितने जीरोस हैं भाई, लेफ्ट पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 जीरोस, ठीक है, 1 1 0। इस तरीके से नॉर्मली हमें देखने को मिलेगा नंबर, सही है। तो अगर आप में से किसी को याद हो, हमने जब मिन मैक्स और इस तरह के कुछ फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो हमने एसटी टेबल देखा था, ठीक है। एसटी टेबल के अंदर एक कॉलम होता है प्रॉपर, जो क्या बताता है, हमें बाइनरी वैल्यूज़ बता रहा होता है, ठीक है। क्या बता रहा होता है, बाइनरी वैल्यूज़ बता रहा होता है। तो वो बाइनरी वैल्यूज़ इसी कन्वर्जन से आपको मिल रही होती हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मे बी के 67 हो, मे बी के 93 हो, कोई भी नंबर हो, हम क्या कर सकते हैं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो नंबर्स हमारे पास एसकी टेबल पे शो हो रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? इसके जो एक मेमोरी होती है वो 8 की होती है, और जो मतलब जो स्पेस बची होती है, तो वो उसमें जो है ना वो 0 0 कर लेना है, बिल्कुल उसको ऑक्यूपाई करना है 0 0, बिल्कुल, मतलब खाली नहीं छोड़ना उसको। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। क्या चीज़? ये आपने बताया कि आंसर जीरो जीरो के बाद होगा। अच्छा देखें, उसके लिए आपको ना फिर ये कन्वर्जन पता होनी चाहिए। इसको देख लें जल्दी से, जो लेट आए उसको भी वो लोग भी जल्दी से इसको देख लें। फिर भाई, हमें किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो ना, हम एक एलसीएम लाइक प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एलसीएम में हम इस तरह की लाइंस बनाते हैं, ठीक है, और अपना नंबर लिखते हैं कहाँ पर, राइट साइड पर, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम के अंदर कोई भी सूटेबल नंबर देखते हैं, जो नंबर हमारे इस राइट साइड वाले नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, हम वो नंबर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डेसिमल से किस में जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं। डेसिमल जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब 0 से 9 तक के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 0 से 9 का मतलब, अब ये नहीं समझिएगा सिर्फ 0 से 9 ही होंगे, मतलब 11 भी क्या है, मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, चूँकि वो 1 1 करके आ रहा है। डेसिमल की जो डिजिट्स है, मतलब 1 नंबर है, वो 2 टाइम्स आ गया है,
तो अब ये क्या है मेरे पास डेसिमल है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं। डेसिमल से जब भी डेसिमल से जब भी बाइनरी में जाना होगा तो हम 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या किया भाई, 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, तो हमने उससे एक नंबर कम लिख रखा, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया 1, मतलब 2 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो नंबर क्या हो जाता मेरा, बड़ा हो जाता। 2 टाइम्स 2 क्या हो जाता, 4 हो जाता। बड़ा नंबर नहीं रखते हम, हमेशा क्या रखते हैं, या तो बराबर नंबर हो या तो उससे छोटा नंबर हो, सही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, 1 रखा, और ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स 1 2 मिला, और ये 2 क्या करेगा, ऊपर जाएगा 3 के पास और सब्ट्रैक्ट होगा ऊपर जाके, 3 माइनस 2 क्या बचा, 1, और जो नंबर बचता है उसको हम इस तरीके से लाइन बनाते हैं और 1 को यहाँ पे लिख देते हैं राइट साइड पे, ठीक है। तो इसी वजह से 3 का जो बाइनरी नंबर वो क्या बना, 1 1, ठीक है। ये 11 नहीं है, ये क्या है हमारा, ये 1 1 है, ठीक है, बाइनरी का नंबर है ये। अच्छा, सेकेंड हमने कन्वर्जन क्या देखी कि भाई लेट से मेरे पास क्या मौजूद है, 6 मौजूद है, ठीक है। इसको क्या करना है, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगेन मैंने 2 का यूज़ करना है, 2 लिखा, और फिर आपको मालूम है कि मुझे 3 लिखना पड़ेगा नीचे, क्योंकि 2 टाइम्स 3 क्या होगा, 6 होगा। तो 6 ऊपर जाके माइनस हुआ, 6 ऊपर जाकर 6 के साथ माइनस हुआ, तो क्या बचा, 0। तो मैंने लाइन बना के आगे 0 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने 3 को फर्दर सिंप्लीफाई किया, चूँकि सिंप्लीफाई हो सकता था, और अगेन क्या किया, 1 नीचे लिखा, 2 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाके माइनस होगा, 3 माइनस 2 कितना बचा, 1। तो हमने नीचे वाली लाइन पे इस तरीके से एक लाइन बनाकर 1 लिख दिया, ठीक है। और बस अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने क्या किया, जो नंबर्स हमें मिले 1 और 0 की फॉर्म के अंदर, हमने नीचे से चलना शुरू किया, टॉप पर गए, और जो जो नंबर्स हमें मिले थे हमने क्या किया, उसको बाइनरी बना के इस तरह से लिख दिया। तो 110, ठीक है, 110 एक्चुअली बाइनरी में किसको शो करता है, हमारे पास डेसिमल में 6 नंबर को शो करता है, ठीक है। इसको हम कर भी सकते हैं, लेकिन अभी वो डिटेल में चले जाएंगे। वो असल में चार्ट की मदद से भी हो सकता है, और हम ना इसको रिवर्स तरीके से भी कर सकते हैं। अभी जो पीछे एक लड़का बैठ के बात कर रहा था, वो असल में जो है ना बोल रहे थे, बता देता हूँ चलें। अब जैसे 110 मिला ना भाई, हम इसको क्या बोल रहे हैं, हमें ये 110 मिला किसकी मदद से, 6 की मदद से मिला, 6 नंबर की मदद से मुझे 110 बाइनरी नंबर मिला। अब अगर मुझे वाकई पे प्रूफ करना हो कि यार ये 6 बनता भी है नहीं बनता, अगर मैं इसकी मदद से इसको 6 बनाना चाहूँ तो ये 6 बन जाएगा। अब वो तरीकाकार क्या होता है, हम ना 2 की पावर 0 करके लगाते हैं। सबसे पहला नंबर है ना, उसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 0 लिख दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 2 की पावर 0 किसके बराबर होती है, 0 के बराबर 1 के बराबर होती है, सॉरी, 2 की किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, 0 के बराबर नहीं होती। तो इसीलिए इस 2 की पावर 0 की क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। इस 2 की पावर 1 की क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 लिख सकता हूँ, और इस 2 की स्क्वायर का मतलब क्या है, 4, ठीक है। हाँ समझे ना अभी ज़रा, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन और ये लाइन एक्चुअली एक ही है, हमने बस उसको एक कंप्रेस फॉर्म में लिखा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, सही है। अब लास्ट स्टेप हमें करना होता है, हम ना ये जो नंबर्स हमें मिले इसको ऊपर वाले बाइनरी से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले बाइनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 टाइम्स 0 क्या मिलेगा मुझे, 1 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, मुझे मिला 0, ठीक है। सिमिलरली ये 2 उस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये 4 उस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा, और फिर इनको सम कर लेंगे हम, तो क्या मिला वापसी मुझे 6 मिल गया, ठीक है। तो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में हम इस तरह से कन्वर्जन करके आ जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर सिस्टम की जो नंबर सिस्टम है, इस तरह उनकी कैलकुलेशन या इस तरह के स्टेप्स मौजूद है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल नंबर से डेसिमल से हेक्साडेसिमल, वापसी हेक्साडेसिमल से नॉर्मल नंबर में आ सकते हैं। खैर अभी मुझे आपको बाइट समझाना था। बिल्कुल, लेकिन हमने ये खुद नहीं किया, समझे बात को, ये आपकी वाली बात भी हो सकती है अगर आप उस तरीके से लेके जाएं। बिल्कुल, जो आप सेंस बता रहे हैं ना, वो समझ गए आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। अच्छा भाई, आप लोग को समझ आ गई कि 110 एक्चुअली 6 को शो करता है, ठीक है। हमने पहले 6 से कन्वर्ट किया बाइनरी में, और फिर वापसी उसको डेसिमल में जाके भी प्रूफ कर लिया। अच्छा, मैंने ये बात की थी, आप समझे यार, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था जिसने, कि 110 मेरे पास क्या है, 3 डिफरेंट बिट्स हैं, ठीक है। ये तीनों बिट्स हैं मेरे पास, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन 3 बिट्स को 8 बिट्स में लिखना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं,
नॉर्मली तो राइट साइड पर हम क्या करेंगे, उसी नंबर को लिख देंगे जो हमें बाइनरी नंबर मिला, उस नंबर को लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, फर्दर 8 बिट्स बनाने के लिए जितने नंबर्स की कमी है, जितने नंबर्स कम है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जीरोस का यूज़ कर लेंगे, 1 यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, 1 यूज़ किया तो हमारे पास वो नंबर बढ़ता चला जाएगा, 6 की जगह कुछ और बन जाएगा वो, सही है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, उसको उसके लेफ्ट साइड पे जस्ट उतने ही जीरो बढ़ा देने हैं। ठीक है, तो 3 बिट्स यहाँ पे ऑलरेडी मुझे मिल गई थी मेरे 6 नंबर की मदद से। मैंने क्या किया, मुझे 5 बिट्स की और नीड थी। ठीक है, 8 बिट्स बनाने के लिए इसको 5 बिट्स इसमें मुझे और बढ़ाने थे, तो मैंने क्या किया, उसके लेफ्ट पे जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा अब ये नंबर क्या बन गया मेरे पास, ये नंबर बन गया है 8 बिट्स का सॉरी, ये नंबर क्या बन गया भाई, 8 बिट्स। और हमारी जो 8 बिट्स है ना, वो किसके बराबर होती हैं, वो 1 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं आप लोग, 1 बाइट बराबर है किसके, 8 बिट्स के। अच्छा अब अगर बोलो 2 बाइट्स तो कितनी बिट्स होंगी, 16 बिट्स होंगी। मतलब इमेजिन करें कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 8 जीरोस और लिखे हुए हैं। समझे इस बात को, कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना 2 बाइट्स है मेरे पास, ठीक है, मेरा जो डेटा है वो 2 बाइट्स स्पेस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 16 बिट्स के बराबर है। और 16 बिट्स में जो राइट साइड पे है ना, राइट साइड पे वो हमारा एक्चुअल नंबर होगा। ठीक है, उसके अलावा सारे के सारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 8 जीरोस और बढ़ा दूँ तो कितना बड़ा ये हमारे पास नंबर बनता चला जाएगा। ठीक है, 3 बाइट्स पे जाएंगे, 4 बाइट्स पे जाएंगे, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमारी ये बिट्स की जो स्पेस है या जो नंबर्स हैं इनमें वो बढ़ते चले जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? चले जी, एक टर्न में 1000 किलो होते हैं। हाँ, ये उस तरह की कन्वर्जन है। ठीक है, वो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर कन्वर्जन है। ठीक है, अच्छा वापसी चलते हैं। तो भाई देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है, ये 64 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 64 ना बिट्स हैं, ये 64 क्या है, ये बिट्स हैं। मतलब इमेजिन करें कि मेरा जो नंबर है ना यहाँ पे, भले ही वो -11 हो, भले ही वो -8 हो, या कोई भी नंबर हो, वो हमारी मेमोरी में कितने बिट्स कवर कर रहा है, कितने बिट्स की स्पेस कवर कर रहा है, वो 64 बिट्स। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो कहाँ होगा, वो राइट साइड पे लिखा हुआ होगा, लेकिन उसके लेफ्ट पे इतने सारे जीरोस होंगे जो उस पूरे नंबर को मिलके कितनी बिट्स बना रहे होंगे, 64 बिट्स बना रहे होंगे। ठीक है, और अगर इसको हम कन्वर्ट करें बाइट्स में, तो कितने बाइट्स बनेंगे, ये 8 बाइट्स बनेंगे, क्योंकि 8 टाइम्स 8 कितना होता है, 64 होता है, तो हमारा वो 8 बाइट्स बन रहे होंगे। अच्छा, तो कन्वर्जन आपको क्लियर हो गई आप लोगों को? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ देख लें। अभी हमने कौन से नंबर की वो निकाली थी, 3 की हमने बाइनरी निकाली थी। तो ज़रा देखें, अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ, 3 की बाइनरी वैल्यू ये लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या बाइनरी वैल्यू मिली थी, ये रही 1 मिली थी। सही है, तो 1 में कितने बिट्स हैं भाई, 2 बिट्स हैं, और हमें इसको 8 बिट्स बनाने के लिए फर्दर कितने जीरोस चाहिए, 6 जीरोस चाहिए। तो ज़रा देखें, इन्होंने भी क्या किया हुआ है, राइट साइड पे 1 लिख दिया, और बाकी फिर ये लेफ़्ट साइड पे इन्होंने 6 जीरोस का खुद से इजाफा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 बिट बन गई। ठीक है, और इस पूरी 8 बिट को क्या बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे कोई भी नंबर उठाइएगा घर जाके, या आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा एक चीज़ की, आप लोग यहाँ से रैंडम नंबर उठाइएगा। ठीक है, भले ही कोई छोटे से छोटा नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर हो, और उसको खुद से बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिएगा कि आपका जो राइट वाला पार्ट है वो आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट वाला मैच करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट पे तो क्या करना है, फिर जीरोस ही बढ़ाने हैं आपको 8 बिट बनाने के लिए। समझ रहे हैं? तो आप लोग ये घर जाके इसको लाजमी एक मरतबा ट्राई करिएगा। अच्छा, तो अच्छा, ये वही पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई अगर आपके पास इंटीजर 32 हुआ तो वो कितने बाइट्स के बराबर बनेगा, वो 4 बाइट्स के बराबर बनेगा। देखें, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, अगर 32 बिट्स है, सॉरी मैंने बाइट्स बोल दिया। ठीक है, 32 बिट्स, सॉरी 32 अगर बिट्स है तो वो कितने बाइट्स के बराबर बनेगा, 4 बाइट्स के बराबर बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको बाकी समझ आ चुकी है। सिमिलरली 64 बिट्स हैं तो क्या होगा, वो 8 बाइट्स होगा, इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, अच्छा, डी टाइप अभी हमने देख लिया कि मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने रिस्टार्ट किया पीसी को। तो डी टाइप हम किस तरह यूज़ करते हैं, हमें किसी भी एरे का नाम लिखना होगा और उसके बाद क्या यूज़ करना होता है, डॉट करके डी टाइप लिख देंगे। डी टाइप क्या बताता है, हमें डेटा टाइप बताता है। ठीक है, विथ साइज़,
विथ साइज, कि वो कितना बिट्स में डेटा को कितना बिट्स में स्पेस को कवर कर रहा है या ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से मैं ना एक यहाँ पे एक नोटपैड की फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ सी लिख दिया, स्मॉल कैपिटल कुछ भी, और मैंने इसको सेव किया, डेस्कटॉप में ही सेव कर लेता हूँ। लेट से मैं इसको बोल देता हूँ लेटर, और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये लेटर की फाइल यहाँ पे मिल गई मुझे, सही है। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो ज़रा देखें क्या दिखा रहा है ये इसकी प्रॉपर्टी, ये दिख रही है आप लोगों को, 1 बाइट, ठीक है। तो नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है डेटा को सेव करने का, वो कंप्यूटर कितने में करता है, 1 बाइट्स, मतलब 8 बिट्स में करता है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस 8 बिट्स को हम छोटा कर सकते हैं, मतलब इसको अगर हम चाहें ना तो क्या कर सकते हैं, कम बिट्स के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, सॉरी बाइट्स को, ठीक है। ये कितने बिट्स हैं हमारे पास, ये 64 है ना, 64 बिट्स हैं, और ये कितने बाइट्स का करेस्पॉन्ड करता है, 8 बाइट्स को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर मुझे पता है मेरा जो नंबर है वो कोई भी नंबर क्या करेगा, वो मेरी 4 बिट्स से ज़्यादा पे नहीं जाएगा। लेट से हमको ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जिसमें हमें आइडिया है कि हमारा जो डेटा है ना वो 4 बिट्स से एक्सीड नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ, देखें अभी जैसे 3 मैंने निकाला, 3 की कितनी बिट्स मिली मुझे, 2 मिली, ठीक है। 6 नंबर की कितनी बिट्स मिली थी मुझे, 3 बिट्स मिली थी। तो अगर कुछ इस तरह का डेटा हो मेरे पास जिसमें मुझे श्योरिटी हो कि भाई उसकी जो बिट्स है ना वो 4 बाइट से, ठीक है, ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगी, मतलब 4 बाइट्स को एक्सीड नहीं करेंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डेटा साइज़ डेटा को हम क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो लेट से कि मेरे पास यहाँ पे नीचे मौजूद है, हम क्या करते हैं, एस टाइप का मेथड यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, उसकी डेटा टाइप को भी चेंज कर देते हैं, और उसकी जो साइज़ वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना उसको भी हम क्या कर देते हैं, छोटा बना देते हैं, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास एरे 1 मौजूद है, और एरे 1 में मेरे पास ये कुछ डेटा मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एरे 1 को लिखता हूँ डॉट एस टाइप, और मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि np डॉट। अब ज़रा देखिएगा, जब मैं इंटीजर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हमें कितना मिनिमम इंटीजर देखने को मिल रहा है, 8 बिट्स का इंटीजर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं 8 बिट्स में अपने तमाम नंबर को मतलब अलॉट कर दूं या एलोकेट कर दूं, मतलब हर नंबर मेरा क्या करेगा, 8 बिट्स को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, 8 बिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता, अगर क्रॉस किया तो नंबर फिर वो ओमिट हो रहा होगा, मतलब वो हज़फ हो जाएगा या वो नंबर लॉस हो जाएगा एक तरीके से। ये मेरी बात समझ रहे हैं। देखें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी लेट से मेरे पास एक रैंडम नंबर है, मैं बोलता हूँ 1 1 1 1 0 1 1, कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये किस तरह का नंबर है, ये 8 बिट्स पे कवर हो रहा है पहली बात, ठीक है। और इसकी 8 बिट्स ही क्या है, ये पूरी की पूरी 8 बिट्स पे ये डेटा अपना कवर कर रहा है, मतलब स्पेस को कवर कर रहा है, सही है। तो अगर मैंने इस तरह के डेटा को मैंने क्या किया, छोटा बनाया, ठीक है। ये अभी मिनिमम कितनी बाइट है, 1 बाइट है ना ये, ठीक है। तो अभी मिनिमम 1 बाइट का तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। लेट से लेकिन मेरे पास डेटा क्या हुआ, कल को कुछ बड़ा हो गया, लेट से यहाँ पे 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, कुछ इस तरह करके अभी डेटा मेरे पास कुछ और बढ़ गया, ठीक है। तो अगर मैं इस डेटा को, लेट से मैंने यहाँ पे 1 भी लगा दिया, अब ये कितनी बाइट्स बन रही है टोटल, 8 9 10 11 12 बाइट्स बन रही है टोटल ये तकरीबन, ठीक है। तो अगर मैं इस 12 बिट्स के, ठीक है, थोड़ा वर्ड गलत नहीं करना, सॉरी फॉर देट। तो हो क्या रहा है, अगर मैं 12 बिट्स के डेटा को अगर मैं छोटा कर दूँ, ठीक है, मैं क्या बना दूँ इसको, लेट से 8 बिट्स पे ले जाऊँ या 4 बिट्स पे ले जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा बाकी का डेटा लॉस हो जाएगा, तो लेट से मेरे पास ये 12 बिट्स है ना, ठीक है। तो पाइथन इसको किस तरह स्टोर करेगा या कंप्यूटर इसको नॉर्मली किस तरह स्टोर करेगा, एटलीस्ट 16 बिट्स में करेगा इसको, इस डेटा को किस तरह से स्टोर करेगा, वो 16 बिट्स में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 0 और लगा देगा वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स बन जाएगा, सही है। लेकिन अगर मैंने इस 12 बिट्स मेरी क्या है, नॉर्मल
वो वाली बिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट बिट्स हैं और उस पर डेटा मेरा मौजूद है, उतनी बिट्स में मेरा डेटा मौजूद है। तो अगर मैं उस 12 बिट्स को, ठीक है, क्या करता हूँ, अगर मैं उसको 8 बिट्स में ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये वाला डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए अगर हमें जैसे ये डेटा टाइप कन्वर्ट करनी हो ना, और अगर मैं उसका साइज़ चेंज करना हो तो हमें ये श्योरिटी रखनी होती है कि भाई जिस साइज़ में उसको मैं लेके जा रहा हूँ ना, उसकी वजह से मेरे डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलें खैर देखते हैं यहाँ पे। तो np डॉट इंटीजर किया, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मुझे मिनिमम कितनी बिट्स मिल रही हैं, 8 बिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है, 8 के बाद 16 भी मौजूद है, 32 मौजूद है, 64 मौजूद है, और मल्टीपल्स करके हमारे पास ये फर्दर बिट्स मौजूद हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं एरे 1 को बोलता हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दो, क्या मौजूद था हमारे पास, हम 16 में कर लेते हैं लेट से। ठीक है, 16 बिट्स में क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने हमारे अब जो डेटा टाइप दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि उसने किस तरह इसको डेटा को कवर कर दिया है, 16 बिट्स में इसने हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया या कन्वर्ट कर दिया है। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और देखें, अगर मैं बोलता हूँ एस टाइप और np डॉट फ्लोट, फ्लोट को ज़रा देखें, फ्लोट में मिनिमम कितना नंबर मिल रहा है हमें देखने को, नहीं मिनिमम 16 मिल रहा है। ये देखें, फ्लोट में मिनिमम जो नंबर मिल रहा है हमें देखने को 16 मिल रहा है, जबकि इंटीजर में क्या मिल रहा था हमें, 8 भी मिल रहा था, 8 बिट्स भी मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फ्लोट जो है ना वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। ठीक है, साइज़ में क्या होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को हम 8 बिट्स में ले जा सकते थे, मतलब 1 बाइट में ले जा सकते थे, लेकिन फ्लोट को मिनिमम कितने में रखना होगा, 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स में हमें रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से जो फ्लोट नंबर होता है ना, शायद इसको हमने डिस्कस किया था, फ्लोट नंबर ना हमारे इंटीजर पार्ट को भी कवर करता है और डेसिमल पार्ट को भी कवर करता है। ठीक है, तो इसी वजह से उसका थोड़ा सा साइज़ क्या होता है, नॉर्मली बड़ा होता है। जी जी, नमपाई में ये यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये सारी नमपाई की ही मतलब रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, एक बात इसको समझें कि लेट से अगर मैंने अपने डेटा को लेट से फ्लोट 16 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो अब जितना भी मेरे पास डेटा होगा ना, वो सब के सब, मतलब जैसे -10 है, -9 है, जो भी नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, कितनी बिट्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, 16 बिट्स की ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। समझे? ऐसा नहीं हो सकता कि लेट से यहाँ पे 1 मौजूद है, लेट से चले मैं आपको इससे समझाता हूँ, यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है, तो 1 के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी मुझे, 1 के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी, ये देखें 1 के लिए मेरे पास यहाँ पे कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, लेकिन जो मेरा डेटा आ रहा है वो सिर्फ 1 बिट पे भी काम करेगा। 1 बिट पे मेरा क्या है, डेटा, मतलब अगर 1 बिट भी मेरे पास मौजूद हो तो मेरा डेटा क्या होगा, अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा, कोई उसमें लॉस नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ऑफ कोर्स क्या करेगा, उसको एटलीस्ट कितनी बिट्स में स्टोर करता है, 8 बिट्स में स्टोर करता है। तो अगर मेरे पास लेट से 1 जो है ना वो हमारे पास किस में आ रहा है, 8 बिट्स में आ रहा है। ठीक है, 1 किस में आ रहा है, 8 बिट्स के अंदर अगर मैं इसको लिखूंगा तो प्रॉपर्ली ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लेट से 11 जो है वो मेरे पास 8 बिट्स को क्रॉस करता है, 8 बिट्स को क्रॉस करता है। तो हमने क्या बोला कि इस 11 की वजह से ना मैं इसकी 11 की जो बिट्स हैं वो रख रहा हूँ, कितनी, 16 रख रहा हूँ, कितनी रख रहा हूँ, 16 रख रहा हूँ। तो पता ही क्या होगा, हर नंबर के लिए अब हमारी फिर 16 बिट्स ही यूज़ होने वाली हैं। दोबारा मैं अल्फाज बदल के समझाता हूँ कि भाई अगर हमने किसी भी एक डेटा पॉइंट के लिए, ठीक है, वो नंबर बड़ा है लेट से, अगर नंबर बड़ा होगा तो आप लोग थोड़ा सा माइंड में ला दोगे कि उसको हमें ज़्यादा बाइनरी मिल रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा बिट्स क्या कर रहा होगा, हमारी कवर कर रहा होगा। तो लेट से अगर हमारा कोई नंबर हमारी 8 बिट्स को क्रॉस कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, ठीक है, तो उसको मुझे उसके डेटा को सेव रखने के लिए मुझे उसमें फिर कितनी बिट्स यूज़ करनी पड़ रही हैं, 16 यूज़ करनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैंने किसी भी एक नंबर के लिए 16 बिट्स का यूज़ किया तो एरे क्या करेगा, नमपाई की लाइब्रेरी क्या करेगी, हर नंबर के लिए फिर 16 बिट्स का ही यूज़ करेगी। ऐसा नहीं हो सकता नंबर छोटा तो 8 बिट्स कर लिया, नंबर बहुत बड़ा है तो 16 बिट कर लिया, नहीं, फिर सबके लिए क्या हो जाएगा, वो मेमोरी साइज़ जो वो फिक्स हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सर ये इन 16 का मतलब हर रिकॉर्ड के लिए 16 बिट इस्तेमाल, हाँ, हर बिट जो हर नंबर जो है ना आपका, हर जो नंबर है वो किस में स्टोर हुआ हुआ या कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 16 बिट्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब उसमें कितने नंबर्स आ रहे होंगे, आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर रहे होंगे, 16 नंबर्स आ रहे होंगे। समझ रहे हैं? अब छोटा नंबर है ना, लेट से ये 0 हो गया, 1 हो गया, तो
ऑल्दो कि ये 8 बिट्स के अंदर भी कवर हो सकते थे, लेकिन numpy क्या करेगा, इनके लिए भी 16 बिट्स की स्पेस को एलोकेट करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? सॉरी, देखें इतना वैसे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखें अगर आप लोग नॉर्मली ये किस में करता है, ये तो 64 बिट्स में रखता है, अभी देखा था ना हमने, ये नॉर्मली किस में रखते हैं डेटा को, 64 बिट्स में रख रहा होता है। तो जब 64 बिट्स में ये रख रहा है और उस पर कोई मसला नहीं आ रहा, तो अगर हम 18 बोल रहा हूँ 8 या 16 में रखते हैं या 32 में रखते हैं तो जब भी कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ऑफकोर्स अगर ये बढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत तो एक माइनर लेवल पे जाके इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन numpy जो है ना बहुत फास्टर है पाइथन की लिस्ट से। अभी हम एक कंपैरिजन देखेंगे आगे जाकर। और कोई क्वेश्चन? चलें, हाँ इसको एरे बोलते हैं। ठीक है, लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे। नहीं, numpy का यही करेक्टरिस्टिक है। पत्नी मैंने ऊपर इसको आप लोगों को बताया था, नहीं बताया था, सबसे टॉप पे ना फाइल पे हमने इसको शायद डिस्कस किया था कि numpy जो होता है ना वो हमेशा एक फिक्स साइज़ की एरे होती है। फिक्स साइज़ की एरे होती है मतलब अगर आपने किसी भी एक नंबर के लिए, किसी भी एक डेटा के लिए साइज़ फिक्स कर दिया ना तो फिर वो सबके लिए वही रहेगा साइज़। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक है numpy एरे की। ठीक है, ये यहाँ क्लियर है भाई यहाँ तक? चलें, तो ये कुछ समरी है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। एक मरतबा जल्दी से दोबारा से इसको देख लेते हैं कि भाई एंडिम क्या करता है, हमें डायमेंशन बताता है। ठीक है, और डायमेंशन हमें किस तरह आइडेंटिफिकेशन होती है डायमेंशन की? ब्रैकेट्स की मदद से, ब्रैकेट्स की मदद से। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ array1 डॉट एंडिम, ये मुझे क्या बताएगा? 1 बताएगा। क्यों बता रहा है 1? हाँ भाई लास्ट क्लास वाले जो मौजूद थे जल्दी से बताएं क्या वजह है इसको? सिंगल डायमेंशन है, लेकिन क्यों उसको सिंगल डायमेंशन बोल रहा है? एग्जैक्टली, ये जो numpy स्टार्ट हो रही है वो भी सिंगल ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है, मतलब एरे स्टार्ट हो रही है और एंड भी कहाँ पर हो रही है? 1 ब्रैकेट पे ही हो रही है। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल की एरे बना लेता हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ और लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पे array2, ऊपर नेगेटिव में स्टार्ट करवाएगी, नेगेटिव में जनरेट करेगी हम। अच्छा देखें, मैं यहाँ पे एक array2 बनाता हूँ। मैंने बोला np डॉट arrange और लेट से 1 से 25 बल्कि 26। ठीक है, और मैं इसको हाथ का रिशेप कर देता हूँ किसमें? 5,5 के अंदर। 1 से 26 कितने नंबर्स मिलने वाले हैं मुझे? 25। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि 5/5 की शेप में कन्वर्ट कर दो, मतलब 5 ही रोज बना दो, 5 ही उसके कॉलम्स बना दो। तो कितने होगा टोटल नंबर्स? 5 × 5 इज 25। ठीक है, नंबर्स मैंने 25 जनरेट किए और मैं उसको शेप भी क्या बता रहा हूँ? बिल्कुल सही शेप बता रहा हूँ। तो क्या करेगा मेरी ये array2 को एक 5 रोज और 5 कॉलम्स में जनरेट कर देगा। अब ज़रा देखें, इसके स्टार्ट में कितने ब्रैकेट्स हैं? 2 ब्रैकेट्स हैं ना, तो ये किसको शो करेगा? ये 2 डायमेंशन को। अगर ये कल को बढ़ जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर? ये 3 डायमेंशन हो जाएगा। अभी हम इसको देखेंगे वैसे आगे जाकर। ठीक है, तो लेट से अगर मैं इसको बोलता हूँ array2 डॉट एंडिम, तो आपको पता है कि वो क्या बताने वाला है? मुझे 2 बताने वाला है और आपको थोड़ी सी इसकी आइडेंटिफिकेशन पता चल गई है। ठीक है भाई, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एंडिम हो गया शेप। जी, ये 1 डायमेंशन जो एरे होती है इसे वेक्टर कहते हैं। हाँ, इसको जो है ना यूजुअली वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आपने शायद क्वेश्चन ही पूछा था मुझसे, मैं इसको ऐसे रिसर्च करना भूल गया। लेकिन आप जो बात करते हैं कि जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे फिर हम उसको वेक्टर बोलेंगे, तो देखिए ऑपरेशन वाइज नहीं होता। अगर किसी चीज़ का एक नाम रख दिया गया है ना उसकी किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस की वजह से या उसकी एग्जिस्टेंस की वजह से, तो फिर वो वही चीज़ कहलाएगी वो। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट से अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये जो आपके पास array1 है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम? इसको ये इसकी क्या डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है। ठीक है, अब क्यों 1 डायमेंशन है? भाई हमें दिख रहा है ना कि उसमें क्या मौजूद है? सिंगल ब्रैकेट स्टार्ट में मौजूद है, सिंगल ही एंड में मौजूद है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे हम क्या बोल रहे हैं? इसको 1D बोल रहे हैं। लेकिन 1D से भी ज़्यादा इसको बेटर क्या बोला जाता है? वेक्टर बोला जा रहा होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं, बोलने में मसला नहीं है। ठीक है, बोल सकते हैं, बोलने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आप पता होना चाहिए कि 1D भी ये लाती है चीज़। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट क्या मौजूद है हमारे पास, शेप मौजूद है। ठीक है, शेप क्या करती है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स यानी रोज और कॉलम्स को बताता है। ठीक है, रोज और कॉलम्स के बारे में हमें बताता है। देख लेते हैं जल्दी से। तो लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ एरे 1 डॉट शेप, जरा बताएंगे आंसर क्या मिलने वाला है। हाँ भाई जी, वन रो और बाकी जो आपने नंबर लिखे वो कॉलम। चलें एरे 1 को देखें और अब बताएं कि अगर मैं एरे 1 को प्रिंट करता हूँ तो मुझे बताएं कि एरे 1 डॉट शेप में क्या मिलेगा। एक मिनट दिएगा ज़रा, मैं पहले आप लोग बताएं जल्दी से, सोचें। सर वन रो 23 कॉलम। अच्छा देखते हैं जी, बोलें। रोज और कॉलम क्या हो रहे हैं, किस तरीके से, किस चीज़ को, वो तो देखिए इसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी काम कर रही है। हमें बस क्या करना होता है, हमें बस नंबर बताना होता है। रीशेप के मेथड में हमें क्या करना होता है, जैसे हमें नंबर्स बताना होता है कि भाई पहले वाला नंबर रो है और सेकंड वाला नंबर क्या है, कॉलम है। तो उसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी काम करती है, क्या करती है, हमारे लिए उस तरह की एक एरे क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा रो होता है और सेकंड नंबर क्या होता है, कॉलम होता है। 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर अभी हम देखेंगे वो एक न्यू चीज़ बन जाती है। ठीक है, अच्छा भाई जल्दी से बताएं क्या था इसका आंसर। अच्छा देखें यार इसका आंसर क्या आएगा, देखें बिल्कुल डिफरेंट होगा जो आप लोग बोल रहे हैं, सिर्फ 23 कॉमा करके दिखाएगा। अगर 1 डायमेंशनल एरे है तो भाई ये क्या करता है, हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बताता है। शेप क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट एरे, कि उस एरे के अंदर कितने आइटम्स या कितने डेटा पॉइंट्स मौजूद है। ठीक है, हमें ये रोज और कॉलम्स नहीं बताता। रोज और कॉलम्स सिर्फ किस में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास 2 डायमेंशन से ऊपर की डायमेंशंस, मतलब 2D और 2D से ऊपर की डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो 1D है तो वो खुद उसको क्या कंसिडर कर रहा होता है, वेक्टर कंसिडर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा एरे 2 पे क्या मिलेगी मुझे, इसकी शेप 5x5 जो हमने दी थी उसको। ठीक है, चलें साइज क्या बताता है, साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि कितने आइटम्स, कितने एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो सोच कर बताएं, अगर मैंने लिखा एरे 1 डॉट साइज, अगर मैंने लिखा एरे 1 डॉट साइज तो क्या बताएगा मुझे, एरे 1 डॉट साइज में जितने भी आइटम्स होंगे वो हमें बता देगा कि उसमें कितने आइटम्स है भाई, 23 हैं। और अगर एरे 2 के साथ मैंने ये काम किया तो क्या बताएगा, 25। बिल्कुल, क्योंकि उसमें टोटल नंबर्स जो टोटल डेटा है वो 25 डेटा पॉइंट्स है उसमें। ठीक है, आइटम साइज एक और चीज़ है, क्या बताता है वो, आइटम साइज हमें बाइट्स के अंदर बताते हैं कि वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हर आइटम जो है, हर जो मेरा नंबर है या डेटा है एरे के अंदर, वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। देखते हैं, और डी टाइप आपको पता चल गया क्योंकि हमने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। आइटम साइज देख के आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा है ये, 8 बता रहा है मतलब 8 बाइट्स। ठीक है, और आपको याद होगा अभी हमने ऊपर प्रिंट किया था तो क्या मिला, दिखा रहा था इंटीजर 64। ठीक है, तो 64 क्या थी, वो बिट्स थी, और ये 8 क्या दिखा रहा है हमें, बाइट्स दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं जी, सॉरी अच्छा भाई चलें, ये आप लोग ज़रा बताएं कि ये आइटम साइज हो गया, साइज हो गया, और ये शेप होगा, ये क्या है, बिल्ट इन है, ये तो कंफर्म है, लेकिन है क्या, सर ये मेथड है। और भाई सर मेथड है कि क्लास के बाहर आए, क्लास के अंदर है। आप पीछे वाले बताएं, एरे, एरे क्लास के, सॉरी आगे क्या मेथड्स हैं। अच्छा भाई और कोई, जो ये सर क्लास के अंदर इसमें राउंड करके लग रहा है वो फंक्शन है, मेथड है। अच्छा भाई देखें, सर ने सही बताया, आपका नाम क्या है, सुहेल। सर सुहेल ने बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे देखें, हमने ये बात की थी, आप लोग सिर्फ डॉट करके नहीं देखें, आप लोग सिर्फ ये देख लें कि डॉट करके शेप लिखा तो मतलब ये मेथड है। नहीं भाई, मेथड के साथ तो हम ब्रैकेट भी लगाया करते थे ना, इस तरीके से, भूल रहे हैं क्या, सॉरी, इस तरीके से उसके एंड में ब्रैकेट भी तो लगाया करते थे हम मेथड से कॉल करते हुए। याद आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ भाई, भूल गए क्या। लेट से मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, उसको मैंने L1 बोल दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 डॉट पॉप। ठीक है,
अब डॉट करके तो मैंने यूज़ किया, लेकिन ब्रैकेट अगर नहीं बनाऊंगा, ये वाला ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा तो क्या काम करेगा वो? नहीं करेगा। तो मतलब मेथड्स के साथ हम ब्रैकेट्स ही बनाना होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी ना हमने डिटेल में, तो हमने देखा था भाई एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना बगैर किसी ब्रैकेट के लिखे जाते हैं। डॉट करके तो वो भी लिखे जा रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स, लेकिन उनमें ब्रैकेट्स नहीं यूज़ होते। तो जरा बनाते हैं तो उसके अंदर सेट डॉट करके हाँ वो लिखते हैं, वो वाली चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ज़रा बताएं पॉप करूँगा क्या आंसर मिलेगा? पॉप करने पे क्या होगा मेरे पास? लास्ट आइटम को डिलीट करेगा और वो रिटर्न भी करवा देता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, एरे ऑपरेशंस, स्केलर अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या है हमारे पास? लेट से मैं यहाँ पे एक एरे 1 बना लेता हूँ, ठीक है, बल्कि एरे 1 हमारे पास बनी हुई ऑलरेडी। हम एरे 3 बनाते हैं और इसको सिंपल, इसमें कुछ सिंपल से नंबर्स लिख लेते हैं। लेट से np डॉट अरेंज लिखा, या रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं हम, np डॉट रैंडम इंटीजर, ठीक है। और क्या मांग रहा मुझसे? लो नंबर, मतलब कितने कहाँ से चलना है इसमें मिलेगा। लेट से 1 से चलो और कहाँ तक जाओ? 20 तक जाओ, और कितने नंबर्स लाने हैं भाई? लेट से 6 नंबर्स ले आओ, ठीक है। लो, ये नंबर क्या है मेरा? लो मतलब यहाँ से चलो, यहाँ से नंबर जनरेट करना स्टार्ट करो। कहाँ तक के तुम्हारे पास चॉइस है? 20 तक के चॉइस है नंबर जनरेट करने की रैंडम, और कितने नंबर्स लाओ उसमें से? मुझे सिर्फ 6 नंबर्स ला के दो, ठीक है। तो ज़रा प्रिंट करते हैं एरे 3 को, ठीक है। तो अभी क्या किया इसने? मुझे 6 नंबर्स ला कर दे दिए और प्रिंट हो गए, ठीक है। चलें अब देखें, अगर मैं एरे 3 पर करता हूँ मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, मैंने कहा मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा? बिल्कुल, देखें यही इसकी ना एरे की वो है पावर के, जो डायरेक्ट क्या कर रहा होता है? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ डिवाइड, तो क्या करेगा? हर नंबर पे जाके मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो एरे 3 लिखा है ना मैंने, एरे 3 को क्या करेगा? जितने भी नंबर्स मौजूद हैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। फिर मैंने प्लस 3 लिखा, तो क्या करेगा? हर नंबर के अंदर 3 को प्लस करेगा, माइनस करेगा, डिवाइड कर देगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो परफॉर्म कर देगा, ठीक है। देखें ज़रा, तो 19 टाइम्स 3 57 बता दिया इसने, ठीक है। 3 टाइम्स 3 कितना हो गया? 9 एंड सो ऑन। प्लस किया हमने तो 19 में प्लस 3 हुआ, कितना हो गया? 22। 3 में 3 प्लस हुआ 6 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं आप लोग, हर जो भी ऑपरेशन हम पूरी एरे के नाम के साथ कर रहे होंगे ना, वो क्या होगा? वो हर एरे के अंदर जाके आइटम्स पे वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? सिंपल सी चीज़ है। चलें, रिलेशनल ऑपरेटर्स किस तरह काम करेंगे? लेट से कि हम ये बोल सकते हैं इसको कि भाई एक एरे 1 है, और एरे 1 में क्या मौजूद है? ये कुछ नंबर्स मौजूद है। मैंने कहा लेट से मुझे बताओ कि एरे 1 के अंदर मेरे पास कोई 20 से बड़ा नंबर है, ठीक है। बस मैंने इसको क्या बोल दिया? एरे 1 ग्रेटर देन 20। मतलब मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि एरे 1 के अंदर कोई 20 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो क्या करेगा ये? जाकर हर आइटम के साथ, हर जो डेटा अंदर मौजूद है ना, उसके साथ क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा, ये एक रिलेशन बनाएगा और हमें क्या करेगा? उसके बिहाफ पे ट्रू या फॉल्स लाकर दे देगा। देखें ज़रा, एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या दिख रहा है हमें? सब जगह फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी 20 से बड़ा नंबर मौजूद नहीं है। मैप वाला, हाँ एक तरीके से बोल सकते हैं। ये असल में बूलियन इंडेक्सिंग कहलाती है। इस टॉपिक का नाम बूलियन इंडेक्सिंग है। अभी हम आगे जाके इसको डिटेल में देखेंगे। हाँ सही है जी। सॉरी कहाँ पर? जी 6 वैल्यूज चाहिए। ये वाली, अच्छा वो एरे 1 पे कर रहे हैं हम ऑपरेशन। देखें एरे 1 मेरे पास क्या है? एरे 1 प्रिंट कर लेते हैं। एरे 1 ये मौजूद है, ठीक है। -11 से लेके 11 तक के नंबर्स, तो इन नंबर्स पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हमारी ऊपर वाली ये एरे 3 थी, ठीक है, इसको एरे 3 का नाम दिया था। अच्छा भाई, तो ये क्लियर हो रही है? हम क्या कर सकते हैं इसी तरीके से बाकी भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पर जी सर, मतलब ये एक बार फोर्स मिल गया है, क्या चीज़? एक बार फोर्स मिल गया है, बार-बार ही है। असल में देखें ना, ये बात समझें, वो हर नंबर को जाके कंपेयर कर रहा है। देखें एरे 1 क्या है मेरे पास? एरे 1 के अंदर पहला नंबर क्या है? -11। अब मुझे बताएं, ये चेक करेगा -11 इज़ ग्रेटर देन 20। कंडीशन क्या चेक होगी? -11 इज़ ग्रेटर देन 20। क्या मिल रही है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स लिया आया उस जगह पे। -11 क्या लेकर आया है?
फॉल्स ले आया। -10 इज ग्रेटर देन 20, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स ले आया, समझ रहे हैं? तो इसी तरह वो हर आइटम पे जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आंसर लेकर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है? इसी तरीके से हम बाकी के रिलेशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से लेस देन 20 लिखा, तो क्या है ये? अब क्या मिलने वाला है मुझे? तो सारे ट्रू मिलेंगे भाई, क्योंकि हर नंबर ही 20 से छोटा है। ठीक है, सिमिलरली हम इक्वल्स टू ऑपरेटर और फर्दर जो ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को? इक्वल्स टू मतलब अगर बराबर है नंबर तो ले आओ, हाँ डबल इक्वल्स टू। ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। और ये नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम एक जरा नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन चला देते हैं। नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, सोच के बताएं क्या आंसर आएगा? हाँ भाई, -11 नॉट इक्वल्स टू 20, बिल्कुल क्या होगा? सारे ही हमें ट्रू मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने 20 तक नंबर कभी लेकर गए ही नहीं। ठीक है, तो अगेन क्या किया उसने? एग्जीक्यूट करने पे वही पूरी एरे लाकर दे दी ट्रू और फॉल्स की। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर हम इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट समझाने का क्या है कि भाई हम परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ एरे का नाम, मतलब एरे का नाम लिख रहे हैं बस, लेकिन वो एक्चुअली कर क्या रहे? अंदर जाके हर आइटम पे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा होगा। सही है? अच्छा, वेक्टर ऑपरेशंस, इसको हम देखते हैं किस तरीके से करना है। लेट्स से मेरे पास एक एरे 4 बनाते हैं और np डॉट अरेंज, सिंपल लगते हैं हम। लेट्स से लिखा 1 से लेके 11। ठीक है, एक एरे 5 बनाई और इसमें लिखा np डॉट अरेंज 11 से लेकर 21। ठीक है, प्रिंट करते हैं ज़रा इनको, एरे 4 एरे 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया? दो मेरे पास वेक्टर्स आ गए सिंपल। ठीक है, 1 डायमेंशन है ना। ठीक है, तो 2 सिंपल वेक्टर्स आ गए मेरे पास। और अब मैं क्या करता हूँ? इन पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ। मतलब लेट से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट एरे 4 प्लस एरे 5, तो क्या होगा? ये सम करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। अपने जो करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स वाइज आइटम्स हैं उनको प्लस करता चला जाएगा। तो 11 1 के साथ, 2 12 के साथ, 3 13 के साथ एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखें ज़रा आंसर इसका आ गया किस तरीके से इसने हमें मल्टीप्लाई करके सम करके दे दिया नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया? 2 एरेज को सम करवाया। ठीक है, ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस कहलाते हैं इसी वजह से। जी बोलें। वैसे इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कि अगर एक वेक्टर है तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए, ये तो आप फिजिक्स में जा रहे हैं। ये देखते हैं, ये रूल्स हमने पढ़ना है, ये सारे रूल्स अभी आएंगे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये रूल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं जब भी क्या होगा? हमारे वेक्टर्स या मैट्रिक्स पे मैट्रिसेस पे हम क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल रैंडम उठा के हम एरेज बना देंगे, किसी भी डिफरेंट साइज़ की बना देंगे, शेप्स उनकी डिफरेंट होंगी और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, नहीं। ठीक है, कुछ पर होंगे कुछ पर नहीं होंगे। और इससे रिलेटेड जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना पढ़ेंगे ब्रॉडकास्टिंग टॉपिक के अंदर, वो नीचे हमारे पास मौजूद है टॉपिक। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, और जो भी ऑपरेशन है फर्दर हम इस पर क्या कर सकते हैं? वो ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल रहा है मुझे? -10 मिल रहा है माइनस करने पे। ठीक है, और क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई हमारे जो नंबर्स हुए हैं इस तरह के 11 - 1 या 1 - 11 कितना बनेगा? माइनस का 10 बनेगा। 1 - 11 - 10। ठीक है, सिमिलरली 2 - 12 क्या बचेगा? माइनस का 10। तो इस तरीके से मेरे पास सारे इसी वजह से माइनस के 10 मिल रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे बढ़ो, जल्दी से बताएं। चलें, एरे फंक्शंस मैक्स। ठीक है, लेकिन एरे के फंक्शन है ये, नमपाई के फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपल मैक्स नहीं लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे इसको? एनपी करके लिखेंगे। ठीक है, एनपी करके लिखेंगे, नॉर्मल मैक्स नहीं लिखा जाएगा ये। तो मैं क्या लिखता हूँ? लेट से एनपी डॉट मैक्स लिखा और मैंने इसमें एरे 1 पास की। ठीक है, तो एरे 1 के अंदर क्या नंबर मौजूद है? मैक्सिमम 11 मौजूद है। अच्छा, अभी हमने ऊपर एरे 3 ना एक रैंडम नंबर जनरेट करवाए थे, उसमें एरे 3 में ये रैंडम नंबर जनरेट करवाए थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं?
यहाँ पे लिखते हैं np डॉट मैक्स एरे 3, क्या करो उसमें से मैक्सिमम नंबर ले आओ। तो क्या कर रहा है वो 19 को लेकर आ रहा है, सिंपल है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ np डॉट मिन तो क्या ले आएगा, मिनिमम ले आएगा। एग्जैक्टली क्या मिलेगा जल्दी से बताएं, 3 मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या मौजूद है np डॉट सम कर लेते हैं हम। लेट्स से एयर मल्टी डायमेंशनल एरे होगा तो फिर इसमें क्या बिहेवियर आएगा? उसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा। हम इसको लिख लेते हैं जैसे 2D पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट पहले 1 को कवर करते हैं फिर 2D पे चलते हैं। अच्छा भाई सम कर रहे हैं एरे 3 पे, तो क्या कर रहा है उसका सम करके ला के दे रहा है 56। ठीक है, और लास्ट चीज़ क्या है, प्रोडक्ट। अगर मुझे मल्टीप्लाई करवाना हो सबको तो हम लिख लेंगे क्या, np डॉट प्रोड, इसको शॉर्टकट में प्रोड लिखा जाएगा। और हम यहाँ पे लेट से लिख देते हैं एरे 3 को मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। तो भाई ये उसका आंसर आ रहा है। उसने क्या किया, एरे 3 के तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। किस तरीके से, 19 टाइम्स 3 कितना हुआ, आई थिंक 57 दिखाया था उसने ऊपर शायद। ठीक है, फिर 57 को मल्टीप्लाई किया होगा उसने किसके साथ, 5 के साथ। जो आंसर आया होगा फिर उस आंसर को मल्टीप्लाई किया होगा 3 के साथ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट करके ला रहा है। अच्छा ये 1 डायमेंशनल पे हमने काम किया, मतलब वेक्टर में हमने एक तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं। अभी हमारे पास लेट से एरे 4 बनाई थी हमने, कौन सी बनाई थी जो 2 डायमेंशन थी, एरे 3 में तो ये आ रहा है, 5 में क्या था ऊपर देख लेते हैं। अभी बनाए थे हमने 5x5 की बनाई थी, एक 2 थी। एक मिनट अब देख ही लो, ऊपर आ गए तो इतना ये रही। अच्छा एरे 2 उसका नाम रखा था। ठीक है, हम ये एरे 2 का ऑपरेशन परफॉर्म करवा दें और फिर एक 3 डायमेंशन भी बना के उस पर देख लेते हैं किस तरीके से करेगा ये काम। नीचे आ गया, चलें एरे 2 है। ठीक है, और इस पर क्या करते हैं हम, इस पर लेट से मिनिमम चलाते हैं np डॉट मिन। अच्छा अभी तो फिलहाल ये सीक्वेंस में अरेंज हुई हुई है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये 1 लेकर आएगा, लेकिन अगर ये रैंडम होता तो जब भी क्या करता ये हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से ही डेटा को लेकर आता। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। अभी तो सिंपल क्या है, हमने अरेंज की मदद से नंबर्स जनरेट किए थे और उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया था 5x5 के रोज एंड कॉलम्स के अंदर। तो अगर हमने रैंडम भी जनरेट किए होते ना नंबर्स, तो जब भी क्या करता है ये प्रॉपर उसी तरीके से काम करता। तो लेट से भी मैं अगर लिखता हूँ एरे 2 यहाँ पे, तो क्या करेगा 1 ला कर दे देगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे np डॉट मैक्स तो क्या करेगा 25 ला देगा। ठीक है, सम करेंगे तो क्या करेगा भाई, सबको सम करके ला देगा। ठीक है, सबको सम किया उससे कितना बन रहा है नंबर, टोटल 325 बन रहा है, उसका सम करके ला दिया। और प्रोडक्ट भी क्या करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से इस पर काम करने वाला है। ठीक है, एरे 2 तो क्या किया, ओहो इतना बड़ा नंबर आ गया। सही है, सबको क्या किया उसने, मल्टीप्लाई किया सारे नंबर्स को बारी बारी। ठीक है, और क्या किया उसका आंसर ला के हमें दे दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक जल्दी से बताएं। चलें अब एक न्यू चीज़ देखते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास अगर आप लोग देखें ना, ये अभी जो ऑपरेशन हो रहे थे क्या हो रहे थे, एक तरह के ये पूरी एरे पर परफॉर्म हो रहे थे ऑपरेशन। अगर मैंने बोला np डॉट सम तो क्या किया उसने, एरे में जितने भी नंबर्स मौजूद थे सबको सम किया, उसका सम ला कर दे दिया। सही है, np डॉट मैक्स लिखा पूरी एरे को, भले वो 2D हो 3D हो 4D हो या सिंपल 1D हो वेक्टर हो, क्या करेगा पूरी एरे को जाके ढूंढेगा, मतलब उनमें नंबर्स को ढूंढेगा और उसके हिसाब से क्या करेगा मैक्सिमम नंबर लाकर दे देगा। समझ रहे हैं बात को, मिनिमम होगा तो मिनिमम लाकर दे देगा। ठीक है, प्रोडक्ट करवाना हो तो क्या करेगा, बारी बारी हर नंबर को जाके मल्टीप्लाई करेगा और आंसर लाकर दे देगा। सही है, ये पूरी एरे पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन नमपाई के अंदर हमें एक और तरीके के ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज। किस तरह के ऑपरेशन होते हैं भाई, 2 ऑपरेशन होते हैं स्पेसिफिकली, रो वाइज और कॉलम वाइज। अब लेट से मेरे पास एरे 2 मौजूद है। ठीक है, एरे 2 में मेरे पास क्या मौजूद है, ये रो है हमारे पास। ठीक है, 1 से 5 तक ये फर्स्ट रो हो गई, 6 से 10 तक ये सेकंड रो हो गई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर हमने एक्सिस क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, तो वो किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कॉलम वाइज परफॉर्म करेगा। क्या मतलब हुआ देखते हैं ज़रा। लेट से मैंने लिखा np डॉट मैक्स और मैंने लिखा एरे 2, क्या करो एरे 2 का मैक्स ला के दो। अगर मैंने इसको इसी तरह चला दिया तो क्या करेगा, पूरी एरे को जाके तलाश करेगा, जहाँ भी इसको बड़ा नंबर मिलेगा वो लाकर हमें दे देगा। लेकिन लेट से मुझे कॉलम वाइज ना मैक्सिमम नंबर निकालना है। अब लेट से फर्स्ट कॉलम में ना ये मेरा 1 6 11 16 21, इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा मेरा
21। सिमिलरली अगर मैं आ जाऊँ सबसे लास्ट वाले पे तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर 25 मिलेगा। तो मैं चारों में कॉलम वाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करवाऊँ, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक कॉमा लगा के एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या लिखूँगा मैं उसको, x इक्वल्स टू 0 लिखूँगा। तो अब ज़रा देखिएगा इसका आउटपुट, पहली बात तो ये कि मुझे कितने नंबर्स मिलने वाले हैं, किसी के माइंड में है कितने नंबर्स मुझे मिलेंगे आपको? एग्जैक्टली 5 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉलम वाइज काम कर रहा है वो, इस कॉलम पे काम करेगा, मैक्सिमम नंबर ला के दे देगा। एक नंबर आया, सेकंड कॉलम से दूसरा नंबर आया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए क्या किया इसने, फिलहाल तो ये सारी ऐसा लग रहा हो कि लास्ट रो लेकर आ रहा है, लेकिन क्या होता है अगर हमारे पास नंबर कहीं बीच में भी होता ना मैक्सिमम नंबर वाला, तो वहीं से नंबर को निकाल कर ला रहा होता। हम एक काम करते हैं, एक और एरे बना लेते हैं जल्दी से, एरे 6 नाम दे देते हैं उसको, और उसमें रैंडम नंबर रख लेते हैं हम, ठीक है। एरे 6 इक्वल्स टू np डॉट रैंडम इंटीजर, ठीक है। और लेट से हम बोलते हैं -20 से 50, ठीक है। और कितने नंबर्स लेते हैं हम, लेट से कितने नंबर जनरेट करवाएं, कितनी बाय कितने की एरे बनानी है, कितनी शेप रखनी है उसकी, रोज और कॉलम्स? 25 सही है, चलें। तो 25 हमने लिख दिया, 25 नंबर्स आने पड़ेंगे ना इसको भाई। अगर मुझे 5x5 की रो में और कॉलम में लेके जाना है तो 25 नंबर्स आएंगे टोटल। और हाथ क्या, जिसको क्या बोलते हैं, इसको रीशेप भी कर दो, सही है। कितने में, 5,5 के अंदर। और प्रिंट कर लेते हैं इसको, एरे 6 को। तो अब देखें अब बिल्कुल क्या हो रहे हैं, अब बिल्कुल रैंडम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम ये वाली जो ऑपरेशन है नीचे इस एरे 6 पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं np डॉट मैक्स एरे 6, ठीक है। एक्सिस पास करते हैं और 0 लिख देते हैं इसमें, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट किया तो क्या दिखा रहा है भाई, 46, 47। चलें पहली रो को देखें ज़रा जल्दी से, पहले कॉलम को देखें। पहले कॉलम में मेरे पास क्या मैक्सिमम नंबर दिखने को मिल रहा है, 46 ले आया कॉलम वाइज। सेकंड वाले में क्या मौजूद है, 47। थर्ड वाले में क्या मौजूद है, 13 है, ठीक है। तो 13 ले आया, एंड सो ऑन। उसने क्या किया, हमारे कॉलम वाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करवा दिया, सही है। अच्छा, यही ऑपरेशन रो वाइज भी हो सकता है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमें, जस्ट इस 0 को क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लिखा। अब ज़रा देखें क्या हुआ, अब ये रो वाइज चलेगा इस तरीके से। अब ये इस तरह देखेगा तो इस रो में इसको क्या मैक्सिमम नंबर देखने को मिल रहा है, 47 मिल रहा है, ठीक है। 47 इसको बड़ा नंबर मिला तो उसने क्या किया, हमें 47 लाके दे दिया पहले, ठीक है। सेकंड रो में क्या नंबर मिलेगा इसको, बड़ा 20। थर्ड रो में 46 और इसमें 34, ठीक है। तो क्या किया, ये रहा, हमें उसने उसी लिहाज से नंबर्स को लाकर दे दिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो अगर हम पूरी एरे पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें जब भी कर सकते हैं, रो वाइज करना है जब भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज करना है जब भी हम ये वाला काम परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। सर इसके अलावा एक सवाल, ये डी टाइप क्यों आ रहा है, कहाँ, डी टाइप हमारे सर असल में डी टाइप जो आ रहा है ना, वो देख रहे हैं पीछे क्या बता रहा है, हमें एरे बता रहा है। देखें एक चीज़ होती है, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें ना, अगर उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए हमें कुछ डेटा देखने को मिल जाए, लेट से मैंने क्या किया, मैंने बोला np डॉट मैक्स कि क्या करो, numpy की फाइल में मैक्स का फंक्शन यूज़ करो और मेरी एरे 6 में से क्या करो, कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करके आंसर बताओ। तो उसने क्या किया, जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया मुझे इसने ये दिखा दिया, आंसर दिखा दिया ना मुझे इसने, ठीक है। तो जब ये इस तरह से परफॉर्म करेगा ना तो डेटा की हमें डिटेल ला के दे रहा होता है, ठीक है। ये डी टाइप लाकर हमें दे रहा होता है अगर कोई डायरेक्ट ऑपरेशन हमें देखने को मिल जाए, सही है। अच्छा भाई ये चीज़ क्लियर है। तो हमने क्या देखा अभी, हमने क्या था, मैक्स देखा, मिनिमम देखा, सम देखा, प्रोडक्ट देखा, ठीक है। जल्दी से एक काम और कर लेते हैं, हम सम और प्रोडक्ट को अप्लाई कर देते हैं एरे 6 के ऊपर, रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने लिखा लेट से एरे 6 और यहाँ पे लिखा सम करो, ठीक है। किस तरह, कॉलम वाइज को सम करो, ठीक है। कॉलम को क्या करो मेरे, सम करो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक्चुअली प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। अब जैसे -5 और -7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास नंबर, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है।
20 + 40 कितने होगा 60, 60 + 40 100 और 6 106, तो 106 और -12 कितना हो जाएगा, 6 यहाँ से 6 वहाँ से, कितना हो गया ये, आई थिंक 94 हो गया। ठीक है, तो क्या करेगा, हमें इसको ये नंबर ला के देना चाहिए। सही है, पहले कॉलम का नंबर हमें इसको ये ला कर देना चाहिए। तो देखिए क्या किया इसने, उसी तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म किया और हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक आंसर ला कर दे दिया। ठीक है, और सिंस हमने कॉलम वाइज किया था तो इसी लिहाज से इसने हमें कॉलम का डेटा ला कर दे दिया। क्लियर हो रहा है। और अगर इसी चीज़ को हम लिखते हैं प्रोडक्ट, कि क्या करो, प्रोडक्ट करो मतलब मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या हो जाएगा फिर, रो वाइज या कॉलम वाइज जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा वो हमें उस लिहाज से नंबर्स को लाकर दे देगा। तो भाई यहाँ तक क्लियर हो रही है बात आपको। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ना पांडास में आपको समझने को मिलेगी। ठीक है, पांडास में देखने को मिलेगा। पांडास में क्योंकि बैकएंड पे क्या चल रहा होता है, नमपाई ही काम कर रही होती है। ठीक है, नमपाई ही वहाँ पे काम कर रही होती है, तो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमें अगर कोई स्पेसिफिक डेटा उठाना है ना, तो हम ये रोज़ और कॉलम वाइज का ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए उस डेटा को निकाल सकते हैं और उस पर फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो बताएं यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलें, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं, हमें कोई एक सिंगल वैल्यू ला कर देते हैं। क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू ला कर देते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं। मीन क्या होता है, एवरेज। मतलब क्या करो कि सारे पॉइंट्स जितने भी डेटा हैं मेरे पास उसको सम करो और डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ हाँ काउंट से। ठीक है, या लेंथ ऑफ द डेटा से, कि जितनी भी डेटा की लेंथ है उससे उसको डिवाइड कर दो। ये बात समझ रहे हैं भाई आप लोग। तो लेट से मेरे पास एक एरे कौन सी बनाई थी हमने, 4 बनाई थी। हाँ देखें, एरे 4 में क्या मौजूद है, सिंपल 1 से 10 तक के नंबर्स मौजूद है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ np.mean, सॉरी np.mean, मीन निकालो किसका, एरे 4 का। तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा इन सबको सम करेगा पहले, और डिवाइड किससे करेगा, एरे की लेंथ मतलब जो कि 10 है। हाँ, टोटल नंबर 10। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, बिल्कुल 5.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो गया, ये मीन हो गया। ठीक है, और मीन क्या होता है, हमारी ना एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है। इसको पढ़ेंगे हम पांडास में, और शायद आगे जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी हमें बताता है ये। ठीक है, कि मेरा जो डेटा का सेंट्रल पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, डेटा क्या है मेरा, स्कैटर्ड है, मतलब 1 से 10 तक के डिफरेंट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे डेटा का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है मेरे पास, वो 5.5 है। ठीक है, तो मेरा मीन हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, ये क्या होता है हमारे, ये एक सेंट्रल टेंडेंसी के पॉइंट्स होते हैं जो क्या बताते हैं मेरे डेटा का जो सेंटर पार्ट है, वो सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको 2D पे भी चला सकते हैं और 3D पे भी चला सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा लेट से np.mean, और इसको चलाओ मेरी एरे 6 पर। ठीक है, तो क्या करेगा, अब एरे 6 के अंदर जो उसका सेंटर पॉइंट है या मीन है वो क्या है हमारा 9.72 है। अच्छा, एरे 6 हमारे पास क्या थी, एरे 6 में हमने ये डिफरेंट नंबर्स जनरेट करवाए थे। ठीक है, तो इन नंबर्स के भी हाफ में उसने क्या बताया, वही कैलकुलेशन परफॉर्म करी, सबको सम किया और डिवाइड किससे किया होगा, 25 से। ऐसे ही है ना भाई। और हमें आंसर लाके दे दिया 9.72। ठीक है, वैसे तो हम इसको मीन बोलते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जा रहा होता है। और सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताया मैंने आपको, कि मेरे इस पूरे डेटा का जो सेंटर पॉइंट है ना वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है वो। ठीक है, बताता हूँ, आगे जाता हूँ, वेरिएंस पे आता हूँ और उसको क्लियर करता हूँ। क्लियर है भाई। np.median, मीडियन भी क्या बताता है मुझे, मीडियन मुझे वही अगेन एक सेंट्रल पॉइंट बता रहा होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे np.median, और पहले सिंपल एरे 4 पे चलाते हैं इसको। ठीक है, तो अभी भी क्या कर रही है, 5.5 लाकर दे रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब इसने क्या किया होगा, बिल्कुल नाइस, ये अच्छा उन्होंने माइंड में दिलाया। देखिए कितने नंबर है टोटल, मीडियन में बहुत सिंपल है तरीका निकालना। क्या होगा, इन सबको इसने मतलब देखा टोटल कितने नंबर्स हैं इनके पास, यहाँ पे 10 नंबर्स है। तो अगर ये ओड नंबर्स होते, मतलब अगर 11 होते लाइट, या 13 होते या 9 होते, तो मीडियन क्या होता, मीडियन हमारा मिडिल नंबर निकल कर आया था डायरेक्ट।
मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। लेट से मैं एक और एरे बनाता हूँ, एरे 8 है शायद मेरे पास ये, जिसको बोलते हैं np डॉट अरेंज, और इसमें हम जनरेट करते हैं लेट से 1 से लेके 10 तक के नंबर्स। 1 से 10 लिखा है, लेकिन नंबर्स कहाँ तक के मिलेंगे? 1 से 9 मिलेंगे। और प्रिंट करते हैं इसको एरे 8, ठीक है। तो ज़रा देखें, ये 9 नंबर्स लेकर आ गया। तो अगर मैं बोलता हूँ इसका मीडियन बताओ, तो क्या करेगा ये? ज़रा सोच के देखें। ये पहले तो ना टोटल नंबर्स को काउंट करेगा, ठीक है। तो और जो सेंटर वाला नंबर मिलेगा ना, उसको क्या करेगा? ये उसको ले आएगा। तो देखिए क्या होगा। हाँ, यहाँ पे इसको सेंटर नंबर क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। इस 5 के लेफ्ट पे देखें कितने नंबर्स हैं टोटल, राइट पे भी कितने नंबर्स हैं। तो इनको छोड़ेगा और बीच का नंबर लेकर आ जाएगा। लेकिन ये कब काम करेगा ये वाला तरीका? जब हमारे पास ऑड नंबर्स हो, मतलब अंदर भले कुछ भी डेटा में लिखा हुआ हो, लेकिन जो टोटल नंबर्स है ना वो ऑड क्वांटिटी के अंदर हो, ठीक है। 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, उस कंडीशन में ये हमारा मीडियन का आंसर आएगा। तो एक मतलब इसको अप्लाई करते हैं np डॉट मीडियन और एरे 8, ठीक है। तो क्या किया इसने? ये 5 ला कर दे दिया। अच्छा, ये 0 क्यों ला रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है ना नंपाई की, वो होती ही फ्लोट है, ठीक है। ये हर चीज़ को फ्लोट में डील कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और केस, एरे 8 बनाई थी ना, लेट से मैं बनाता हूँ एरे, बल्कि एरे हमारे पास बनी हुई ऊपर क्या थी? वो एरे 4 थी ना। एरे 4 में क्या नंबर्स मेरे पास? 1 से लेके 10 तक के नंबर्स मौजूद है। तो अब ये क्या करेगा? सेंटर वाले 2 नंबर्स को उठा लेगा, ठीक है। सेंटर के 2 नंबर्स कौन से बनते हैं हमारे पास? 5 और 6। इनको प्लस करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, इनको प्लस करेगा, 2 से डिवाइड करेगा और आंसर ला कर दे देगा। तो कितना बनेगा? 5.5 आंसर बनेगा इस तरीके से। समझ रहे हैं बात को भाई? तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे np डॉट मीडियन, बल्कि शायद ऊपर हमने किया भी था एरे 4। तो क्या हुआ? ये मुझे इस तरह से 5.5 इसने लाकर दे दिया, ठीक है। अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको 2D 3D हर डायमेंशन की एरे पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, मीन हो गया, मीडियन हो गया, उसके बाद क्या था? मोड है। हाँ, अब मोड समझते हैं। हाँ, मोड क्या बताता है हमारे डेटा के अंदर? के नंबर, कोई नंबर मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट हुआ है उस नंबर को बताता है। मतलब जैसे मेरे पास लेट से अभी एरे 4 मौजूद है, तो हर नंबर क्या हो रहा है? 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। हर नंबर क्या है? 1 से लेके 10 तक 1 नंबर्स आ रहे हैं। 5 भी एक है, 6 भी क्या है? एक है, 7 भी एक है, सारे नंबर एक मरतबा आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नंबर, कोई सेम नंबर बार बार रिपीट हो गया, लेट से 2 3 टाइम्स आ गया, या 2 जो है वो 4 टाइम्स आ गया, या 3 मेरे पास 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, वो नंबर हमें लाके कौन बताता है? मोड बताता है हमें। मोड क्या करता है? हमें वो नंबर लाकर दिखा रहा होता है, सही है। तो हम एक काम करते हैं, अगर मैं अच्छा, एक और चीज़, मोड जो है ना डायरेक्ट नहीं निकाला जाता। मोड जिस तरह हमने लिखा ना np डॉट मीन ला दिया उसने, np डॉट मीडियन लिखा, मीडियन ला दिया। मोड डायरेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। मोड का फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमें थोड़ा सा उसको दूसरे तरीके से मोड को निकालना पड़ रहा होता है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, एरे 9 बनाते हैं, और एरे 9 के अंदर लेट से np डॉट रैंडम की मदद से रैंडम इंटीजर लेते हैं, और हम इसको बोलते हैं 1 से लेके 1 से लेकर 5 तक नंबर जनरेट करो, या लेट से 9 तक, 1 से 6 तक नंबर जनरेट करो। कितने नंबर्स लाओ? 8 नंबर्स लाओ, ठीक है। 1 से लेके 6 तक क्या करो? नंबर्स की चॉइस है जनरेट करने की, लेकिन मुझे कितने चाहिए उनमें से? रैंडम 8 नंबर्स लेकर आओ मेरे लिए, ठीक है। चलें प्रिंट करते हैं इसको ज़रा। तो देख रहे हैं अब क्या हुआ? इसने मेरे पास कुछ नंबर्स को रिपीट करवा दिया, ठीक है। और मोड क्या बनेगा इसका? अगर हम ऐसे इसको देखें, कौन नंबर ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 हो रहा है, ठीक है। 2 3 टाइम्स आया हुआ है, देखें 1 2 3, ठीक है। बाकी हर नंबर आई थिंक इससे कम ही टाइम्स है, ठीक है। तो इसका मोड क्या नहीं, इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए हमें? 2 मिलनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट तरीका नहीं है, हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा देखिएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे np डॉट यूनिक, एक हमारे पास फंक्शन होता है यूनिक का, और मैं इसमें क्या पास करूँगा? सबसे पहले एरे 9 को, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेरे यूनिक नंबर को तलाश करो, कहाँ से?
एरे 9 के अंदर से, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्गुमेंट होता है रिटर्न काउंट्स, ये देखें ना रिटर्न काउंट्स का, मैं इसको बोल देता हूँ ट्रू। अब क्या बोल रहा हूँ मैं इसको ज़रा समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ पहले तो मेरी एरे 9 से क्या करो, यूनिक नंबर्स को लेकर आओ, ठीक है। तो क्या करेगा वो 2 3 4 5 ले आएगा, ये है यूनिक नंबर्स 2 3 4 5 को ले आएगा। लेकिन मैंने साथ में वो इसको बोला कि भाई जो नंबर्स आ रहे हैं ना उनको काउंट भी मुझे प्रोवाइड करो, उनका काउंट भी मुझे प्रोवाइड करो। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आउटपुट आने वाला है। मैं इसको 2 वेरिएबल्स में सेव करता हूँ, एक बोलता हूँ डेटा और दूसरे को बोलता हूँ काउंट्स। ये मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें मिलने वाली हैं, यहाँ से 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो क्या मिलेगा, एरे 9 का यूनिक वर्जन मिलेगा, मतलब यूनिक नंबर्स मुझे मिलेंगे, उसको मैंने किस में स्टोर करवा दिया, डेटा के अंदर। और मैं उन्हीं नंबर्स का काउंट भी लेकर आ रहा हूँ, उसको मैंने कहाँ पे स्टोर करवा दिया, काउंट के वेरिएबल के अंदर। पहले इनको देखते हैं किस तरीके से मैंने डेटा को प्रिंट किया और साथ ही मैंने नीचे काउंट को भी प्रिंट कर दिया, ठीक है भाई। तो ज़रा देखें, डेटा के अंदर मेरे पास यूनिक नंबर्स आ जाएंगे 2 3 4 5, ये एक्चुअल नंबर्स हैं मेरे जो हमारी एरे में मौजूद थे, ठीक है। और ये क्या है, ये उनके काउंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 नहीं, 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है भाई, 3 2 टाइम्स है। और 4 कितने टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है। तो ये काउंट इस तरह से लाकर दे रहे हैं। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये रिटर्न काउंट्स आर्ग्यूमेंट या इसको यूज़ करने से, इसको ट्रू करने से क्या हुआ, मुझे काउंट्स भी मिल गए। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब हम कोई कुछ पूछ रहे, हाँ आवाज़ मुझे क्लियर नहीं हुई बिल्कुल भी, क्या बोल रहे हैं। हाँ देखें, ये हमने बात की थी NumPy की, जब हम 1D पे काम कर रहे होंगे ना तो हमें लिस्ट की तरह देखने को मिलेगा डेटा, लेकिन वो होगा क्या, वो एरे ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेटा टाइप निकालूं, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगी, वो एरे ही में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम np डॉट एक फंक्शन होता है argmax, ठीक है, आर्ग्यूमेंट मैक्स। क्या इसकी फुल फॉर्म है, आर्ग्यूमेंट मैक्स मतलब क्या करने वाला है, ये मेरे मैक्सिमम नंबर को लेकर आने वाला है, ठीक है। अच्छा सॉरी मैक्सिमम नंबर को नहीं, मैक्सिमम नंबर का इंडेक्स लेकर आने वाला है। सॉरी दोबारा समझें, अभी हमने एक बार फंक्शन पढ़ा था मैक्स का। वो मैक्स क्या करता था, वो एक्चुअल डेटा को लेकर आ जाता था। अगर कोई मैक्सिमम नंबर मिलता था उसको हमारी एरे में, तो उस नंबर को लेकर आ जाता था, सही है। लेकिन argmax क्या करेगा, जो मैक्सिमम नंबर का इंडेक्स होगा वो ला कर देगा। ये बात समझ रहे हैं, डिफरेंस समझ आ रही है ये चीज़। तो मैं असल में करना ये चाह रहा हूँ, मैं ना इस काउंट की जो एरे है, ठीक है, जो काउंट की मेरे पास एरे है, भाई काउंट भी क्या है, एक एरे ही है ना मेरे पास। मैं काउंट को यहाँ पास करता हूँ। अब इससे होगा क्या, काउंट के अंदर उसको मैक्सिमम नंबर कहाँ पर मिलेगा, 3 मिलेगा, और लेकिन वो किस इंडेक्स पर है, 0 पे। तो मुझे वो लाकर देगा क्या, 0 लाकर देगा। देखिए इसको समझिएगा, मैंने कहा ये मोड जो है ना सिंपल तरीके से नहीं निकलता, थोड़ा सा इसमें हमें कोड करना पड़ता है। तो थोड़ा देखिए इसने क्या ला के दिया मुझे, जब मैंने इसको कॉल किया तो इसने मुझे 0 ला कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को डेटा दिखाया, काउंट दिखाया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने np.argmax का यूज़ करते हुए काउंट को पास किया, और मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है। अच्छा मैं क्या करूँगा, उस इंडेक्स की मदद से डेटा निकाल लूँगा। कहाँ से, डेटा की एरे से। बता दूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। उससे पहले मैंने बंद किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा, सही है। पहले आउटपुट देखें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा इनको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या नंबर लाके दिखा रहा है, ये 2 लाके दिखा रहा है। हमने जो पहले डिस्कशन करी थी, हमें मोड क्या मिलना चाहिए था, 2 मिलना चाहिए था, तो इस समय 2 ही लाके दिखाया। अब जरा समझा हुआ क्या है, इस पार्ट की मदद से भाई मुझे क्या मिलेगा, जल्दी से बताएं, 0 मिलेगा, हाँ इंडेक्स मिलेगा। 0 मतलब वो इंडेक्स मुझे मिल रहा है अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। अगर वो मेरा 3 कहीं और होता तो उसी का इंडेक्स मुझे मिल रहा होता, समझ रहे हैं। अच्छा प्लस हमने ये भी देखा था कि भाई हमने क्या किया, जो ओरिजिनल डेटा है ना उसको हमने किस में सेव करवा दिया था, डेटा नाम के वेरिएबल में सेव करवा दिया था, ठीक है। तो मुझे इस अंदर वाले पार्ट की वजह से मिला इंडेक्स,
मैंने इस इंडेक्स का यूज़ किया और मैंने क्या बोला कि मेरे उस इंडेक्स पे जाओ और क्या करो, डेटा में से वो वैल्यू लेकर आ जाओ। तो मुझे क्या लगा दिया उसने, 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है मेरे पास, 2 मौजूद है ना। भाई मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? देखिए देखने में तो सिंपल है, देखने के लिहाज से समझें। भाई आपको पता चल रहा है कि 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, 4 आया 1 टाइम्स, 3 आया 2 टाइम्स, 5 आया 2 टाइम्स। तो देखने से पता चल गया कि भाई ये जो 3 है ना ये काउंट है, मतलब मेरा 2 कितनी मरतबा आया, 3 मरतबा आया, 3 टाइम्स आया, तो मतलब मेरा 2 ही क्या है, मेरा मोड है, 2 ही मेरा क्या है, मोड का आंसर है। सही है, देखने से तो समझ आ गया, लेकिन निकाला किस तरीके से वो आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने पहले ये वाली एरे पास करी, कहाँ पर, आर्ग्यूमेंट मैक्स के अंदर। तो उसने क्या किया, जो मैक्सिमम वाला नंबर इसको मिला ना उसका इंडेक्स उसने मुझे दे दिया। यहाँ तक समझ रहे बात को? और जो इंडेक्स मुझे दिया ना उसी इंडेक्स पे मेरे पास नंबर सेव हुआ हुआ डेटा में, मैंने उस इंडेक्स के अगेंस्ट क्या किया, उस नंबर को गेट कर लिया। समझ पा रहे हैं बात को? मसला तो नहीं कर रही है जी बात? तो इस तरीके से मोड निकाला जा सकता है। ये तो हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाए 1 से लेकर 6 तक, और हमने बोला 8 नंबर्स हमें लाके दो, 8 नंबर्स लाके, तो इसने हमें इस तरीके से 8 नंबर्स ला दिए टोटल। इसको काउंट करेंगे तो कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये 8 नंबर्स बनेंगे हमारे पास। नहीं सब नहीं करना, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई पीछे भाई कोई क्वेश्चन दे जी, बोले। हाँ स्प्लिट करके, ये हमारी ओरिजिनल एरे पे काम नहीं कर रहा। देखें एरे 9 से उसने क्या किया, उसने हमें 2 एरेज बना के दिए। एक एरे 9 को क्या किया उसने, यूनिक में कन्वर्ट किया। एरे 9 से यूनिक नंबर्स निकाले और वो मैंने किस में सेव करवा दिए, डेटा में सेव करवा दिए। और मैंने बोला रिटर्न काउंट्स, क्या करो काउंट्स भी साथ साथ ला के दो, जो जो नंबर तुम्हें मिल रहे हैं ना उसका क्या करो काउंट भी ला के दो। तो उसने यहाँ से क्या किया, काउंट भी मुझे रिटर्न करवाया, तो मैंने उसको काउंट में ही सेव कर दिया। समझ रहे हैं? तो फिर हमारा फर्दर ऑपरेशन चला उस काउंट वाले पर, काउंट वाली एरे में मेरा ऑपरेशन फर्दर परफॉर्म हुआ है। समझ रहे हैं? एरे 9 पे फर्दर मैंने इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं किया हुआ। सही है भाई, यहाँ तक जल्दी से बताएं। चलें नेक्स्ट। अच्छा भाई पहले वेरिएंस देखते हैं, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पर आते हैं। अच्छा देखें, वेरिएंस समझने के लिए हम चलते हैं ज़रा वाइट बोर्ड पर। लेट्स से ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसमें ना मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स है ये मेरे, ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंट मेरे पास पॉइंट्स मौजूद हैं। मैंने क्या किया, मैंने लेट से इनका मीन निकाला। क्या निकाला भाई, जल्दी से इधर देखें, बातें नहीं करें। इनका मीन निकाला तो मुझे कितनी वैल्यूज़ मिली होंगी, कितना आंसर मिला होगा, मुझे 1 नंबर मिला होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, उस नंबर की मदद से ना एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट होगी। लेट से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, सही है, इसको समझिएगा यार। जहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, किसकी मदद से, मीन की मदद से, या हो सकता है मीडियन की मदद से, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, दोनों की मदद से ही एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है वो, लेकिन आंसर कितना मिलेगा, मुझे 1 नंबर मिलेगा। तो मैंने उस नंबर का यूज़ करते हुए क्या किया, लेट से कि लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा अब समझिएगा बात भाई। देखें, लेट से ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक पॉइंट है, सही है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना भाई। इसकी मेरे पास लेट से इस जगह पर यहाँ पे वैल्यू मौजूद है 9। क्या मौजूद है इसकी वैल्यू 9, और जो मेरा मीन आया वो मेरा मीन क्या आया, लेट से 6 आया। फॉर एग्जाम्पल मेरा मीन की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी। मतलब एक रैंडम डेटा मैं आपको समझा रहा हूँ मैंने जब मीन निकाला इन तमाम पॉइंट्स की मदद से, तो मुझे मीन क्या मिला भाई, 6 मिला। मैंने उस 6 पे इस तरह की स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, बाकी मेरे पॉइंट्स इसी तरीके से स्कैटर हुए हैं आपके सामने। ठीक है, स्कैटर प्लॉट समझ लें आप इसको। अब हुआ क्या कि मैंने हर पॉइंट को देखना है। मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा था सबसे पहले। इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 9 है। इस पॉइंट की वैल्यू है मेरे पास 9। तो मैं क्या करूँगा, इस 9 का 6 के साथ डिफरेंस लूँगा। तो 9 - 6 क्या बनेगा, 3।
9 माइनस 6 3 हुआ, ठीक है। और इसका क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। ये बात समझ रहे हैं क्या किया मैंने, हर पॉइंट का मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं क्या करूँगा सिर्फ इस पॉइंट के साथ नहीं, यही काम मैं इस पॉइंट के साथ भी करूँगा, इसके साथ भी करूँगा, इसके साथ भी करूँगा। हर पॉइंट के साथ जो मेरा मीन है ना, मैं उसका डिफरेंस निकालूंगा सबसे पहले। तो 9 माइनस हमने 6 देखा कितना हुआ, 9 माइनस 6 3 मिला। मैंने पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद जो आंसर आया उसको मैंने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। उसका मैंने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका मैं क्या करूँगा, बाकी पॉइंट्स के लिए अप्लाई करूँगा। अब लेट से मेरे पास एक ये पॉइंट है, ये चले एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 12 है। लेट से इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 12 का डिफरेंस लूँगा मीन के साथ। जो मेरे डेटा का मीन था ना, डेटा का मीन क्या था मेरे, 6 था। मैंने उस 12 वाले पॉइंट का डिफरेंस लिया 6 के साथ, क्या आंसर आएगा 6। उसका क्या करूँगा, स्क्वायर किया मैंने, कितना हो गया 36, ठीक है। मैंने उसको भी लिख लिया 36। इसी तरीके से मैं हर पॉइंट का, भले ही ऊपर हो या नीचे हो, क्या करूँगा मैं, डिफरेंस निकालूंगा। क्या करूँगा मैं भाई, डिफरेंस निकालूंगा। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट समझिएगा, हम स्क्वायर कर रहे हैं। मैं आपको स्क्वायर करने का मतलब, स्क्वायर करने की वजह बताता हूँ। ये बात से मैं आपको वेरिएंस बता रहा हूँ, ठीक है, वेरिएंस बता रहा हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ज़रा देखिएगा, हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर करने की वजह क्या है। देखें, अगर मैं इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स लेता हूँ ना, समझिएगा इस बात को, अगर मैं इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स लेता हूँ तो मुझे जो नंबर मिल रहा है वो किस तरह का मिल रहा है भाई, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। देखें, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू 6 से तो बड़ी होगी ना भाई, 6.5 होगी, 7.2 हो सकती है, कुछ हो सकती है, लेकिन वो 6 से बड़ी ही होगी। तो जब मैं ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करूँगा 6 से, तो मुझे क्या मिलेगा, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। सही है बात। अच्छा, लेकिन अगर मैं आ जाऊँ नीचे, मुझे नीचे भी तो ये वाला काम करना पड़ेगा। इस लाइन के नीचे जो पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स के साथ मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेट से मेरे पास ये पॉइंट मौजूद है यहाँ पे और इसकी वैल्यू है 2 है। लेट से इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको डिफरेंस लेता हूँ, 2 माइनस 6 करूँगा मैं, तो कितना मुझे आंसर मिल रहा है, माइनस का 4 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, माइनस का 4 मिल रहा है, ठीक है। तो असल में ये जो माइनस का मुझे आंसर मिलना स्टार्ट हुआ है ना, इस माइनस की वजह से जो मतलब साइंटिस्ट था, जो जिसने यह वेरिएंस का फॉर्मूला डिज़ाइन किया था, उसने क्या किया, इसका स्क्वायर करवा दिया। उसने बोला भाई स्क्वायर कर दो, हर नंबर का क्या करो, स्क्वायर कर दो। क्यों, अगर स्क्वायर नहीं किया जाता ना, समझिएगा बात को, अगर स्क्वायर नहीं किया जाता तो क्या होता, हमारा वो नंबर कैंसिल हो जाता, माइनस हो जाता। भाई देखें, अभी हमने ऊपर ये काम किया था ना, पीछे हमारे पास एक ये कॉलम मौजूद था। हमने देखा कि जहाँ जहाँ माइनस मौजूद था वो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन जब अल्टीमेटली हमने इसका आंसर देखा तो माइनस वाला नंबर क्या हुआ, हमारा इस पूरे आंसर से सब्ट्रैक्ट हुआ। समझ रहे हैं बात को, सब्ट्रैक्ट हुआ। तो इस सब्ट्रैक्शन से बचाने के लिए उसने क्या किया, जो डिज़ाइन करने वाला था फॉर्मूला, उसने सब वैल्यू का, सब नंबर का स्क्वायर लगा दिया ताकि कोई नंबर माइनस ना हो सके। अगर माइनस में कोई नंबर आए भी तो क्या हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों किया, अब इस पर इसने क्या किया, इन तमाम नंबर्स का जो डिफरेंस आने के बाद उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर वाले नंबर्स को उसने सम किया। मतलब मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिख के बताता हूँ। लेट से उसने क्या किया, 3 का स्क्वायर क्या हुआ भाई, 9। इस 9 को प्लस किया मेरे किसके साथ, 36 के साथ। हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया था, हमने कहा था लेट से ये मेरा दूसरा पॉइंट है, तो इसका भी डिफरेंस निकाला मैंने। 6 के साथ क्या मिला था मुझे, 6 आंसर मिला था। इस 6 का स्क्वायर किया, क्या हुआ, 36 हो गया, ठीक है। फिर प्लस किया और लेट सम में नीचे आ गया 2 माइनस 6 कितना हुआ था, माइनस का 4, ठीक है। और इसका स्क्वायर हुआ, क्या हो गया, 16 हो गया। इसी तरह उसने हर पॉइंट का डेटा निकाला, मतलब डिफरेंस निकाला मीन के साथ, और उसका स्क्वायर करता चला गया। अब क्या हुआ, उसके बाद उसने इन तमाम नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं ना, उसको डिवाइड कर दिया इनके काउंट के साथ, ठीक है। इसके काउंट के साथ इसने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। ये बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिला हमें, इस पूरे प्रोसेस के बाद एक सिंगल नंबर मिलेगा, और इस नंबर को क्या बोला जाता है, इस नंबर को वेरिएंस बोला ज़्यादा होता है। नहीं, मीन तो निकाला हमने, लेकिन असल में ये नंबर हमें क्या बताएगा, ये नंबर हमें बताएगा कि हमारा डेटा, हमारे डेटा में कितना फैलाव है, मतलब कितना हमारा डेटा स्प्रेड हुआ है एक तरीके से। समझे इस बात को दोबारा। देखें, अगर मुझे कोई छोटा नंबर मिलता है ना वेरिएंस के अंदर, लेट से 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा डेटा ना करीब है। अभी आप लोग देख रहे हैं
पॉइंट्स कहाँ पे बहुत करीब करीब है, क्लोजर है या दूर दूर है? दूर दूर है, ठीक है, रिलेटिवली थोड़े से क्या है दूर दूर है। तो हमारे जो इसकी वेरिएंस की वैल्यू मिलने वाली ना थोड़ी सी बड़ी मिलेगी हमें, मतलब हमारे डेटा के अंदर जो स्प्रेड है, मतलब जो डेटा पॉइंट्स हो क्या है वो दूर दूर जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर वही वेरिएंस हमें छोटा नंबर मिलता है, लाइक 0 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं हमारे। ये बात समझ रहे हैं? और ये जो स्क्वायर करने की बजाय ना, शायद आपको समझ आ गई हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर उसने स्क्वायर नहीं किया होता तो ज़रा सोच के देखिए क्या आंसर मिलता। हम करते 3 को प्लस कर रहे होते किसके साथ? 6 के साथ, और फिर क्या करते, हमें यहाँ पे माइनस का 4 लिखना पड़ रहा होता। अब ये माइनस का 4 लिखने का मतलब क्या है कि मैं असल में नीचे वाले पॉइंट्स को ही अपने पास से हटा रहा हूँ, उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मतलब माइनस करने का मतलब ये हो रहा है ना कि मैं उनको अपने डेटा पॉइंट से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से उसने क्या किया, उसने बोला इस माइनस वाले फिनोमेना से बचाने के लिए स्क्वायर कर दो, और फिर एंड में जब उसको डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा, और उससे क्या पता चलेगा कि हमारे डेटा में वेरिएशन कितनी है, स्प्रेड कितना है, फैलाव कितना है हमारे डेटा के अंदर। ये बात समझ रहे हैं? तो कंक्लूड करता हूँ इसको मैं कि भाई वेरिएंस क्या बताता है, वेरिएंस हमें क्या बताता है, एक्चुअल डेटा का स्प्रेड बताता है कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड हुआ है, ठीक है। और किस तरह से कैलकुलेट होता है, जल्दी से एक मरतबा दोबारा सुन लें कि हम एक मीन निकालते हैं अपने डेटा का, पूरे डेटा का पहले मीन निकाल लिया जाता है, ठीक है, और उस मीन की मदद से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और फिर उस लाइन की मदद से हम क्या करते हैं, हर पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। अब लेट से मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो माइनस किया ना, वो क्या किया मैंने असल में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला। ये समझ रहे भाई, 9 - 6 किया ना मैंने, तो 9 - 6 का मतलब क्या हुआ मेरे पास 3। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मुझे उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितने यूनिट्स कवर करने हैं, 3 यूनिट्स कवर करने। थोड़ा ग्राफिकल वाला कॉन्सेप्ट से समझें इसको। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 12 है, मैंने 12 - 6 किया, तो मतलब मैं क्या करूँ, एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो हमें एक्चुअली क्या करना होता है, हर पॉइंट का हमारी मीन वाली लाइन के साथ डिस्टेंस निकालना होता है, और वो जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है उसका हम स्क्वायर करके क्या करते हैं, फिर से मीन निकालते हैं, मतलब उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स से। अब लेट से ये 1000 पॉइंट है, लेट से 1000 नहीं है, लेट से 1000 पॉइंट्स है, तो हमने क्या किया होगा, 1000 ही पॉइंट्स का डिस्टेंस ऊपर क्या किया होगा, स्क्वायर करके सम कर दिया होगा, और नीचे डिवाइड किया किससे, 1000 के साथ। अब जो नंबर मिलेगा, ठीक है, वो सॉर्ट ऑफ मीन है, एक्चुअल मीन नहीं है, समझे बात को, क्योंकि हम ऊपर क्या करके आ चुके हैं, ऊपर स्क्वायर किया हमने ऊपर नंबर्स को, ठीक है। तो एक्चुअल में मीन नहीं है, लेकिन मीन की तरह बिहेव करेगा। वो क्या बताएगा, हमें एक तरीके से स्प्रेड बता रहा होगा, हमारे डेटा का स्प्रेड कितना है, डेटा पॉइंट्स कितनी दूर दूर मौजूद है, कितनी करीब करीब मौजूद है। तो बताएं जल्दी से, क्लियर हुआ पॉइंट? वेरिएंस मतलब वेरिएशन पता चलती है इस तरीके से हमें, इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू। क्लियर है? हाँ हाँ, ये कोई तो है चीज़, दोबारा बोलें, सॉरी सुना नहीं मैंने। हाँ हाँ, स्प्रेड कितना है, बिल्कुल। वो हमें ये बताएगा ना कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड हुआ है, ठीक है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि लेट से, मतलब ये ना स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। अगर आपने विजुअलाइज करना है ना, तो आप बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डेटा को। आप या तो स्कैटर प्लॉट बना दें, स्कैटर प्लॉट से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आपका डेटा कहाँ कहाँ मौजूद है। लेट से हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट एज के हैं, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे हमें 10-12 साल का बच्चा भी मिल जाए, और हो सकता है यहाँ पे कोई 40 सब का भी यहाँ पे कोई स्टूडेंट मौजूद हो, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, एक एंडिंग पॉइंट पता चल गया कि भाई मिनिमम इतनी एज है और मैक्सिमम इतनी एज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखना चाह रहा हूँ पूरा डेटा किस तरह रिवॉल्व कर रहा है, मैक्सिमम जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा वाली एज की तरफ लाई कर रहे हैं, या कहीं सेंटर में लाई कर रहे हैं, या कहीं बॉटम की तरफ लाई कर रहे हैं। तो इसको विजुअलाइज करने के आप या तो क्या करें, या तो ये स्कैटर प्लॉट बना लें। स्कैटर प्लॉट को आप ड्रॉ करेंगे तो क्या पता चलेगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई आपका डेटा किन पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा दूर है तो मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। लेट से अगर एक बच्चे की उम्र 10 साल है एक स्टूडेंट की, तो अगले की कितनी है, लेट से 21 है, उससे अगले की कितनी है, फिर 5-6 साल का डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हैं। तो आपको डेटा का एक तरह से स्प्रेड पता चल रहा है, समझ रहे हैं। तो आप क्या करें, अगर आपको विजुअलाइज करना है, प्लॉट बना लें,
और अगर आपको एक नंबर चाहिए, नंबर की मदद से थोड़ा सा माइंड में आइडिया लेकर आना है, तो उसके लिए वेरिएंस निकाल लें, ठीक है। अगर बड़ा नंबर है तो वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूर दूर प्लॉट हुए हैं पॉइंट्स। अगर वो नंबर छोटा मिल रहा है तो प्लॉट्स जो हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया वो बहुत क्लोज है, समझ रहे हैं। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप क्या करें, लेकिन विजुअलाइजेशन जब हम कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स स्कैटर प्लॉट लाजमी बनाते हैं, ठीक है। चलें, बस लास्ट चीज़ वेरिएंस मैंने आपको बता दी है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ना एक्चुअली बस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। मतलब समझे बात को, हमने यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया, पूरा प्रोसेस करने के बाद हमने क्या किया, मतलब ऊपर स्क्वायर करके नंबर्स को सम किया, नीचे डिवाइड कर दिया उसके काउंट के साथ। तो हमने कहा इसको मीन नहीं है हमारा, मतलब सॉर्ट ऑफ मीन, मतलब एक तरह से उसकी कैलकुलेशन तो हो रही है लेकिन ये मीन एक्चुअली नहीं है, ये वेरिएंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब समझे, अगर इसी वेरिएंस का मैं क्या कर लूँ, स्क्वायर रूट निकालूँ, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है, ठीक है। फर्दर इसको हम देखेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलें, एंड करते हैं इसको।